A very good morning to all of you and my guest, Mr. Akshay Kumar Srivastav, the founder and the CEO of the LCB Fertilizer Private Limited. Thank you so much, sir. I just want to introduce, we can clap on that. मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम बोलूं और अक्षय जी को ज़्यादा बोलने का मौका दूं और एक रिस्क भी है अक्षय जी के साथ में कि इनके सामने स्पीकर बैठा हुआ है जो इंटरव्यू कर रहा है तो और आई थिंक सर के भी मैंने बहुत पोर्टफोलियोज देखे हैं कि कई जगह पर मेंटोर्स हैं और नीति आयोग में मेंटोर हैं साथ में मैं कुछ एक लिस्ट है कोई मुझे लिखना पड़ गया इतने सारे अचीवमेंट थे इतनी सारी चीज़ें थी तो कुछ मैं निकाल पाया हूँ नहीं तो फ़ायदा आधे घंटे का इंट्रो हो जाता तो मैंने इसलिए कोशिश किया हुआ है कि शॉर्ट में इंट्रो करूं जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव बात हो पाए जिससे कि हमारे यूथ को जो टीयर 2 टीयर 3 के जो मैंने कहा यूथ है उसके बारे में बात कर पाएँ तो अक्षय जी बहुत वेलकम Thank you so much. इन अवर शो द शो नेम इज द स्टार्टअप सफर सफ़र हिंदी का सफ़र भी है अंग्रेजी का सफ़र भी है एंड बाय आलोक पांडे बाय मी वी आर शूटिंग द फर्स्ट शो विद अक्षय सर और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने शॉर्ट नोटिस पे इसको भी किया और साथ में रामा यूनिवर्सिटी को भी थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस में इसको अरेंज करने के लिए हमको राजी हो गए इसके लिए तो मैं एक इंट्रोड्यूस करता हूँ सर को कि द फाउंडर ऑफ द एंड द CEO द LCB फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड मेंटोर एट डिफरेंट कॉलेज एंड नीति आयोग डिफरेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी लिस्ट थी मेरे पास में एंड स्टार्टअप फाउंडर पब्लिक स्पीकर मेंटोर कुछ अवार्ड्स टू मैनी अवार्ड्स दैट इज़ लिस्ट लॉन्ग लिस्टिंग मैं एक सर का बायो बाद में शेयर करूंगा कि कितने सारे अवार्ड्स हैं और जो ऑनर्ड है मैं दिखाता हूँ सबसे विश्वकर्मा गौरव सम्मान इन स्टार्टअप इन यूपी ठीक है सर तो सर सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सीधे पॉइंट्स पर आते हैं जहाँ जहाँ पर बात करना है और जिस पे मुझे सबसे पहले मुझे पूछना है ये LCB फर्टिलाइजर नाम कैसे आया LCB क्या है सर LCB का 2 फुल फॉर्म है अब अगर यहाँ पे टेक्निकल डोमेन बैठा है टेक्निकल बच्चे बैठे हैं तो उसके लिए अलग होता है और फार्मर्स जहाँ पे हम जाते हैं उसके लिए अलग होता है LCB मतलब अगर आप बायोटेक्स अंडरस्टैंड करते हो तो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास को LCB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं हमारा पूरा प्रोडक्ट डोमेन वेदर इट इज़ फर्टिलाइजर वेदर इट इज़ इंसेक्टिसाइड्स वेदर इट इज़ नैनो पार्टिकल वेदर इट इज़ पॉलीमर ऑल इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास मगर ये अगर आप किसान को बोलोगे तो वो नहीं चलेगा उनसे रिलेट करके कुछ ऐसा फुल फॉर्म बनाना पड़ता है उनके लिए लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर तो ऐसा खाद जो सबसे सस्ता हो और फार्मर को सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देता हो तो चलिए आपके अक्षय जी ने एक बात जस्टिफाई कर दी कि वो टेक्निकल चीज़ को भी एक नॉर्मल जेनरिक लोगों को कैसे बताते हैं समझाते हैं कि किसान के साथ काम करते हैं लो कॉस्ट बायो फर्टिलाइजर वेरी नाइस एब्रिविएशन ऑफ दिस मैं कल से डिकोड करने की कोशिश कर रहा था मैंने कहा सर से मैं डायरेक्टली पूछूंगा अच्छा नेक्स्ट सर आपका है कि बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने पढ़ा कि आप गोरखपुर के एक छोटे से कॉलेज में जहाँ से आपकी स्टडी शुरू होती है तो वो शॉर्ट में एक इंट्रो करते हैं कि वो जो बिगिनिंग है क्या ये जो एंटरप्रेन्योरशिप एक बाद में आया या एक्सपर्टीज़ पहले आया या फिर एक्सपर्टीज़ गेन करने के बाद में ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपने शुरू करने की कोशिश किया सर अगर एक कोई मेरे से रिलेट कर पा रहा होगा कि एक गांव का बच्चे को ना एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे क्लासिक वर्ड समझ में भी नहीं आता है उससे सिर्फ समझ में आता है कि आगे क्या करना है घर पे समस्या है पैसा नहीं है एजुकेशन एफोर्ड नहीं कर सकता है कोई आपका तो वो कैसे मैनेज हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में अपन जैसे लोग नहीं जाके पढ़ सकते हैं वो फ़ीस बहुत बढ़िया होती है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी उतनी ज़्यादा अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है उसमें आपकी टोटल एजुकेशन इस पर डिपेंड करती है ना आप उससे रिलेट कर सकते हो कि खेत में खेती हो रही है गेहूँ अच्छा होगा फ़ीस आपकी टाइम पे आएगी गेहूँ ख़राब हो गया फ़ीस नहीं आएगी आपका कोचिंग छूट जाएगा आपका सब कुछ छूट जाएगा वहाँ के बैकग्राउंड से आके मैं पहुँचा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है गोरखपुर में मैं केमिकल इंजीनियरिंग से था जिस साल पहुँचा जिस साल वहाँ पे पहुँचा तो ये पता चला ना कि उसी साल पहली बार केमिकल इंजीनियरिंग खुली वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही थी लेबोरेटरीज कुछ नहीं है इक्विपमेंट मशीनरीज कुछ नहीं थी तो मतलब 2-3 फैकल्टी थे बस उतनी ही फैसिलिटी हमारे पास थी आप उस होप से इंस्टीट्यूट में घुसे हो कि कुछ बढ़िया होगा सो वहाँ से लगा कि कुछ अलग करेंगे जिसमें आपका एक्सपर्टीज होता है आप उसको सबसे पहले चुनते वो मेरा था एग्रीकल्चर क्योंकि खेती हम बचपन से करते आ रहे हैं तो वहाँ से पहले टेक्निकल पे आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे काम हुआ वहाँ से एक सेगमेंट लगा कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर बना नहीं सकते हैं उसके लिए हैवी इक्विपमेंट मशीनरीज चाहिए
ऑर्गेनिक में जा सकते हैं तो ऑर्गेनिक में क्यों जाएं? क्योंकि ऑर्गेनिक एग्जिस्टिंग में है और वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर अप टू द मार्क ऑर्गेनिक होता तो हमको केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इंडियन मार्केट में कि जब आपको ये फील होता है कि अगर कैसे पता चलेगा कि गैप है, बिना गैप के आप मार्केट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट नहीं करते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, कोई एक्चुअल समस्या होती है, उसी को रिजॉल्व करते हो, तब आप बिजनेस में आते हो। ओके तो लेकिन आप कह रहे हैं कि तब नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि वो जो रिस्क लेने वाली जो एबिलिटी थी ना, वो आपने उस टाइम प्रूव कर दी जब आपने कहा ना कि फर्स्ट ईयर वो ब्रांच आई और आपने एडमिशन ले लिया उसमें। सर देखिए, एक सीधा सा लाइन सब रिलेट भी करेंगे इससे कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना, तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, रिस्क लेना। इसके अलावा आप क्या करोगे? या तो बैठ किताब पलटो, और उसमें भी पता है कि पता नहीं क्या होना है, कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो जब पैसा ही नहीं है तो कुछ खोने का कुछ है ही नहीं है मेरे पास। ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मतलब डिफेम हो जाएगा फैमिली हमारी, या वो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी, और ना पैसा था कि वो लॉस में जाएगा। तो जो है वो अपने खुद है हमारे पास, अब जितना रिस्क ले सकते हैं ले लेंगे। अच्छा, मतलब कि शॉर्ट में कहते हैं नथिंग टू लूज। हाँ। तो इसलिए क्या कि एक ही चीज़ था कि वो रिस्क ले सकते थे, जो मेरी पॉकेट में था बस। वो लिया तुरंत से। ठीक है सर, तो इसके बाद में स्कूलिंग आपने बताया वहाँ से हुआ है। तो ये जो अपब्रिंगिंग जो आपकी अगर देखें, वहाँ का बैकग्राउंड कुछ कभी ऐसा वो प्रॉब्लम देखा आपने, या कि वो बिजनेस का एक मॉड्यूल देखा कि जिससे लगा कि अब आगे जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमको? सर देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाने वाला नहीं था। मीन जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा ये विज़न था कि मैं पीएचडी करूं और कहीं प्रोफेसर बन जाऊं बहुत बढ़िया से। तो मेरा अभी आप अगर गूगल करेंगे तो मेरे मल्टीपल रिसर्च पेपर अभी भी पब्लिश्ड हैं। मैं बैचलर डिग्री के कंटिन्यू में एल्सेवियर में जर्नल ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स में कई रिसर्च पेपर्स लिखा है। मैंने एक बुक भी लिखी है जो करीब 18,000 की बायो एनर्जी पे है अमेजोन पे, तो वो भी एल्सेवियर में पब्लिश्ड है। तो वो सारी चीज़ें मेरा वो एम था कि वो करना था मुझे। ये तब आया ना कि बायोफ्यूल सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। बायोफ्यूल आप कर नहीं सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। और सर्वाइव करने के लिए ना, जब भूख लगेगी खाना होगा, खाने के लिए पैसा चाहिए। बायो एनर्जी और किताब रिसर्च पेपर्स लिख के खाना नहीं मिलता है, तो जो बेच सकते हो वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा जी, तो सर अच्छा, तो मैं ये पूछूं, जैसे कि अगर एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में, पढ़ाई में, कि एपिसोडिक इवेंट, मतलब ये कि जहाँ पर मैं बता दूं बच्चों के लिए भी कि एपिसोडिक इवेंट क्या होता है। एपिसोडिक इवेंट वो है कि जहाँ पर हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांजिशन हो जाता है, हम किसी और तरीके चल रहे होते हैं, और वो एक ऐसी घटना होती है हमारी लाइफ में, हमारे आसपास में, इकोसिस्टम में, जो बिल्कुल बदल देती है हमारे सोच को, हमारे काम करने के तरीके को। तो सर वो आपकी लाइफ में वो एपिसोडिक इवेंट किसको मान सकते हैं आप? सर मैं बीएचयू में था, मेरा एनओसी था कॉलेज से, मेरा आरकेवीआई रफ्तार करके एक प्रोग्राम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। तो मैं जब थर्ड ईयर में था तभी उसमें सेलेक्ट हो गया था। तो वहाँ पे मार्केटिंग और बिजनेस की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जब कॉलेज उसमें अप्लाई क्यों किया था, वहीं पे वही एक टर्निंग पॉइंट था कि कॉलेज में कुछ नहीं है और लैब में काम करना बहुत पसंद था। लैब में काम करने के लिए वहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। 2 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही थी, उसके बाद कैसे कंटिन्यू कर सकते थे वहाँ पे। तो उसी समय आईआईटी बीएचयू में आरकेवीआई रफ्तार का प्रोग्राम आया था, मैंने अप्लाई किया। प्रोफेसर्स मुझे पहले से सेलेक्ट कर चुके थे। रीज़न भी ये था कि मैंने उनके लिए इतने पेपर्स में फ्लैग रिमूव किया था, इतने पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन किए थे, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट हुआ, या इतना रिसर्च पेपर का लिखा था उनके लिए कि उनको मेरे से कंटिन्यू करना था। वो कुछ भी करते हो मुझे होल्ड करके रखते। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर पीके मिश्रा सर को, जो एकेटीयू के वाइस चांसलर थे, वही मेरे मेंटर थे वहाँ पे आईआईटी बीएचयू में। तो उनके ही अंडर में सारी चीज़ें चली। तो वहाँ वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था ना कि ऑप्शन कुछ नहीं होता ना, तो एक ही रास्ता बचता है। अब वहाँ पे जब ट्रेनिंग अटेंड हो रही थी ना बिजनेस की, तो समझ में आया कि यही एक्चुअल चीज़ है। आप जब कुछ डेवलप करते हो, वो वहीं तक 10% होता है टेक्नोलॉजी। आप सब कुछ काम कर रहे हो, आप जिसके लिए काम करना चालू किए थे वो आप दे ही नहीं रहे हो। आप पब्लिक कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो, आप लैब में बैठे रह जा रहे हो, वो ग्राउंड जीरो तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ा एक लूप, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होऊंगा कम्युनिकेशन में, आप अंतर समझिए कि लैब में जो चीज़ें डेवलप होती हैं और ग्राउंड पे क्यों नहीं जाती हैं। क्योंकि जब मेंटालिटी से हम लोग लैब में डेवलप करते हैं ना, हमें पेन पॉइंट पता ही नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, एक रिसर्च हुई थी अभी, एक यूनिवर्सिटी में मेरा कोलैबोरेशन था उनके साथ में। उन्होंने क्या कहते हैं वो बनाया था, एक्टिवेटेड चारकोल बनाया था। सीनियर प्रोफेसर ने मालूम है क्या रिकमेंड किया, एक्टिवेटेड चारकोल का 8 टन एप्लीकेशन 1 एकड़ में, तो फॉस्फेट मिनिमाइज करेगा। आप रियलिटी में जाके देखिए, 8 टन अगर आप 1 एकड़ में डालेंगे तो इतना मोटा लेयर बन जाएगा। तो क्या वो कोई खाद यूज होगी कहीं पे?
वो एक सीनियर प्रोफेसर ने डेवलप करके दिया था। तो ये लूप होल्स होती हैं कि आप बना क्या रहे हैं और चल क्या अच्छा, रहे मैं हैं। बस कोई अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ अपनी केमिस्ट्री के, वेरी पुअर इन केमिस्ट्री, कि वो एक होता था अमोनिया का प्रोसेस, एक लैब प्रोसेस, और एक होता था इंडस्ट्रियल प्रोसेस। दोनों अलग थे। सर सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो वही हाँ, मतलब हाँ। हुआ कि लैब में जो सक्सेस हो वो ग्राउंड पे कमर्शियल सक्सेस है, इंडस्ट्री में वो नहीं पॉसिबल हो सकता है। इकोनॉमिकल नहीं हो, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है ना मैम कि इकोनॉमिकल नहीं होता है। उसको हम बिजनेस नहीं बना सकते। हाँ, आप जब तक धंधा कहाँ बनता है सर, जहाँ बनाने के बाद आपके पास मोटा मोटा सिर्फ यही सिंपल सा डेफिनेशन होता है। आपने कुछ चीज़ बनाया, 4-5 चीज़ें मिक्स किया, अब मिक्स करने के बाद आपका मैन पावर लगाने के बाद 10 रुपये का सामान है, अगर 15 रुपये में नहीं बिका तो धंधा नहीं है। आप भले से कितना इन्वेस्टमेंट का गेम खेल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर बीच में कमीशन बन रहा है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिसका हाई रेट आपको मिल सकता है, तो बिजनेस है। अच्छा, तो अच्छा जी, एक चीज़ है, अब मैं थोड़ा सा ग्रेडी हो रहा हूँ आपके जानने के लिए, हाँ। कि मैं को नीचे से शुरू करूँगा ऊपर। ठीक। मैंने जो सीक्वेंस सेट किया था हाँ, ऊपर हाँ। से, बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं कि जो मेन चैलेंजेस, तो चैलेंजेस को हम लोग अपने वर्ड में डालते हैं, उसको बोलते हैं वूका। शायद अच्छा। आपने शायद सुना हो उस वर्ड को, या नहीं सुना, बता देता हूँ वूका के बारे में भी। वूका 4 वर्ड से बना है। तुम पहला वर्ड मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जिसको बोलते हैं वोलाटाइल, जहाँ पर हम बोलते हैं कि अस्थिरता। उसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा था आपके बारे में कि कोविड के बाद ही शुरू हुआ। कोविड के बीच में जब कोविड चल रहा था, उस टाइम में बिल्कुल एक खत्म वैसी चीज़ आ गई थी कि, शायद सही बोल रहा हूँ सर? तो आप बताना चाहेंगे वहाँ से? मैं बता रहा हूँ, ये हमने जब जो रफ्तार वाला आपको बता रहा था, तो 2020 में 12 फरवरी को मैं IIT BHU में था। कंपल्शन था, 12 फरवरी 2020 को मैंने कंपनी रजिस्टर कर दी थी फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए और प्रोसेस कराने के लिए, वो कंपल्शन था। 31 मार्च को शायद कोविड का लॉकडाउन लगा था 2020 में, 22 मार्च को, और मैं उस टाइम घर पे था। और ये छुट्टी, होली की छुट्टी के लिए हम वापस आए हुए थे कि होली की छुट्टी खत्म होगी, हम लैब में जाके अपना काम करेंगे। उस समय तक थोड़ा बहुत काम किया था, लैब वाला काम किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके कंबाइन कर लिया था, छोटे छोटे पौधे लगा दिया था, रिस्पॉन्स चेक कर रहा था कि कौन सा कॉम्बिनेशन कैसे अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, इतना तक का बस काम हुआ था। लॉकडाउन में बैठा था, 7 दिन के बाद फिर एक्सटेंड हुआ। 7 दिन होता है ड्यूरेबिलिटी, इंक्यूबेटर में माइक्रोब्स मर जाएंगे। वो मैं गोरखपुर में हूँ और लैब हमारा इंक्यूबेटर BHU में था, माइक्रोब्स मर गए। 15-20 दिन फिर एक्सटेंड हुआ, 25 दिन एक्सटेंड हुआ, 1 महीना एक्सटेंड हुआ, सारे पौधे सूख गए। वो एक पॉइंट था कि ना मेरे पास डिग्री थी, क्योंकि मुझे डिग्री 2020 के एंड में मिलनी थी, बैचलर डिग्री मेरी कंप्लीट हुई थी, और वो 21 में हम मुझे डिग्री मिली थी। और दूसरा, आपके पास मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी कि मैं जाके कहीं जॉब कर पाऊँ। जब डिग्री नहीं हुई तो जॉब कहाँ से करेंगे? वो एक टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा ना, कि घर पे बैठे हुए थे, फालतू के नहीं कहते हैं, ताने सुनना होता है कि, और मैं फर्टिलाइज़र पे काम कर रहा, लोगों का एक बड़ा अच्छा खासा व्यंग आता था कि इतना पढ़ा लिखा के जब गोबर का ही काम करना था तो पैसा क्यों बर्बाद कराए। तो वो सारे पॉइंट्स थे, वो टर्निंग पॉइंट था एक पॉइंट पे कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और उस टाइम आप लोग याद रिलेट कर सकते हो कि उस समय रामायण चल रही थी टीवी पे, मैं अक्सर देखा करता था। वहाँ से वो चीज़ें जो मैं एक्सट्रैक्ट कर पाया था ना, कि प्रॉब्लम आपको इसलिए नहीं आता है कि आपको टॉर्चर कर सके। प्रॉब्लम आपके लाइफ में इसलिए आता है कि आपकी पोटेंशियल को चेक किया जा सके। कोई थर्ड एनर्जी बैठी है जो आपके पोटेंशियल को एनालाइज करती है। आपका जितना ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगा, उतना ही बड़ा आपका फ्यूचर होगा। तो वो आपको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देती जाएगी, आप उसको कितने इजी वे में हैंडल कर रहे हो, कितना हैंडल कर सकते हो। एक जब आपका पीक आता है ना, या तो बहुत जल्दी पीक आ गया तो उसी बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा, वही आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, या बहुत लेट में पीक आया तो आपकी लाइफ उतना आगे जाएगी। तो ये एक पॉइंट जो समझ में आया कि जो ये बीच में ऑब्स्टिकल आया, तो अगर हम पॉजिटिव वे में देखें, नेगेटिव में समझ में आ जाता है कि सब कुछ वो खराब हुआ। अगर मैं सोचता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी होती है, हम लोग क्या करते हैं, जो बिहेवियर होता है उसमें हर चीज़ एक पॉजिटिव निकाल लेते हैं और तभी आगे बढ़ जाते हैं। तो वो पॉजिटिव क्या था आपके लिए उसमें? सर पॉजिटिव सबसे बढ़िया ये था ना कि 1 साल एक्सटेंशन मिल गया था, घर बैठे थे, मतलब हल्के फुल्के ताने सुनाई दे रहे थे, कोई ढकेल के बाहर नहीं भगा रहा था कि जाओ नौकरी करो। तो एक मतलब ये बहाना मिल गया। हाँ, ये बहाना मिल गया वो। और दूसरा कि जितना काम किए थे ना, रिसर्च पेपर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जितना किए थे, वो सब वो इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल गया। अगर आप बैसिलस की स्पीसीज के बारे में अगर पढ़े होगे, तो बैसिलस की स्पीसीज जहाँ लकड़ी सड़ती है वहाँ पाया जाता है, और लकड़ी जहाँ सड़ेगी उस पर बैसिलस का ग्रोथ होता है। और लकड़ी कहाँ सड़ेगी? अगर कहीं जंगल है ना और वहाँ कटी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, उस पर पानी बरस रहा है, वो लकड़ी गल गल करके ज़मीन में गिर रही होती है। वहाँ की मिट्टी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैसिलस की कैपेसिटी होती है, वो लैब में डेवलप किया हुआ बैसिलस एस्परजिलस नहीं होता है।
मिट्टी वाला बैसिलस या दलहन के खेत के जड़ में से आप माइक्रोराइजा उठा लीजिए, राइजोबिया उठा लीजिए, उसकी स्ट्रेंथ उठा के देखिए और लैब में राइजोबिया को ग्रो कराइए चने के दाने पे, उसकी एफिशिएंसी चेक करिए। तो ये सब चीज़ें पता थी क्योंकि पेपर लिखे थे। अलग अलग जगह से जाए, उठाए, मिट्टी उठा के ले आए। केमिकल इंजीनियरिंग किए थे तो बायो रिएक्टर एक छोटा सा खुद बना लिए। 5,000 रुपये में बना, तो नहीं मेंशन करता हूँ सर कि 5,000 रुपये से कंपनी चालू किया था। 5,000 रुपये में सेंसर, PID सेंसर मिलता है 600 रुपये का अमेजोन पे, आप लोग गूगल कर लोगे। और उसमें 100 वाट का बल्ब लगेगा, आप सब सेट करो, 5,000 में बायो रिएक्टर बना, वहाँ से काम चालू हो गया। मतलब कॉस्ट कटिंग जो बिल्कुल इनहेरेंट क्वालिटी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, वो सर के अंदर कुछ वीन्स में आ रखी थी। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर है कि जो मैं बोलूँ इसे माइंडसेट, तो माइंडसेट का कितना वैल्यू, जैसे कि अगर मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं होते जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, तो क्या जो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये जो बायो फर्टिलाइजर की किसानों की प्रॉब्लम की महंगा होता है, बाकी जो मेरे पहले के चैट्स हुए आपके साथ में कि यूरिया महंगा है, DAP भी महंगी है, तो क्या इतना ईजी होता समझना आपके लिए? सर उसको फिर मैं दूसरे नज़र से देख रहा होता। अगर मैं बिजनेस फैमिली से आता ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं इंजॉय करके देख रहा होता। आज मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फील करके देखता हूँ। तो यही बस एक अंतर रहता कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, पैसा अंधा पैसा है एग्रीकल्चर में, ये सबको पता है। अगर मैं उस फैमिली से नहीं आया होता, अगर मैं उस चीज़ों को नहीं समझ रहा होता, तो मैं 600 की जगह पे 1,200 रुपये में फर्टिलाइजर निकालता कि 1,250 रुपये में तो यूरिया भी निकलते हैं, DAP भी निकलता है, 1,500 में मिल जाता है फार्मर को। तो जो 600 पे हम बैग निकाल रहे हैं, हम 1,250 पे निकालते हैं। बिल्कुल सही। और जो 4 बार यूरिया लगा रहे हैं, हम भी अपना फर्टिलाइजर 4-5 बार पुश कराते हैं मार्केट में। हम अलग अलग जैसे सब कॉम्बिनेशन बना के सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बैग में देते हैं। 50 kg बैग में सारे 9 फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग बना देते हैं। नाइट्रोजन गैदरिंग का अलग पैकेट है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग का अलग है, पोटेशियम मोबिलाइजिंग का अलग है, आप खरीदिए मार्केट में। ओके, वेरी नाइस। तो फिर तो इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि ये जो इतना भी आपका जो सोच है, वो इसको तो बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये हमारे अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा होता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो बनते हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस मॉडल बना रहे होते। सर लंबा अगर खेलना है ना, तो मेरा बस इतना मानना है कि जब तक आप वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप बस उसको ओवरऑल ऊपर से देख रहे होंगे कि यहाँ लूप होल है, यहाँ पैसा है। आप जब उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए कि आप जब अपने कस्टमर को जब तक नहीं सही से समझते हैं, मैं आपको सर उस दिन जो केस बताया था धागे वाला, कि यूरिया की बैग ना इफको हम लोग जो अपना फर्टिलाइजर देते थे तो 50 kg का नॉर्मल थ्रेड में बना सिल करके दिया करते थे। मैं थोड़ा सा फको रोकूंगा, बता दूं किस बारे में डिफरेंस बता रहे हैं कि खाद 2-3 तरह की जो खाद कंपनी में है, कोई पर्टिकुलर खाद किस लिए नहीं बिक पा रही है और किस लिए बिक रही है, बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया। मैं सर से जब बात उस दिन IT में बैठ के कर रहा था, तो उन्होंने एक इतनी छोटी सी माइनूट चीज़ बताई, मैं चाहूँगा फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं उस बात को। ठीक है, तो जैसे हम लोग जब अपना फर्टिलाइजर निकाल रहे थे, तो उसमें सबसे अच्छा जो इकोनॉमिकल धागा मिलता है ना, जैसे बैग सिलाई की जाती है, वो कॉटन का आता है और महंगा वाला नायलॉन का आता है। तो धागा हम कॉटन वाला खरीदते थे, उसे सिलवाते थे, बैग जाता था और 1-2 बार कोई कंज्यूम कर रहा, फिर कंज्यूम नहीं करता था, मार्केट में पुल नहीं आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो जब ग्राउंड पे पहुंचे ना, तो रियलिटी बहुत छोटी सी थी। यूरिया के बैग्स में हरे रंग का नायलॉन वाला धागा बांधा जाता है और उसी से सिल करके बैग आता है। वो लोग उसको काटते नहीं हैं, उसको खोल करके निकालते हैं और दोनों टॉप के पॉइंट को बांध देते हैं और बांध करके अपने कंधे में टांगते हैं, उसी से खाद छिड़कते हैं। और अगर आप कॉटन का धागा देंगे ना, तो कॉटन का धागा टूट जाता है। तो उस बेसिस पे रजिस्टिविटी तक आ जाती है कि जब धागा ही नहीं बढ़िया तो कैसा होगा। और हम दूसरा फर्टिलाइजर लेते हैं जिसमें धागा ये वाला बढ़िया। मतलब ये समझिए कि यहाँ पर जो फिर बात कर रहे थे कि कोई भी जो पैकिंग मटेरियल भी है, वो रीयूजेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा था सेल हमारी, कि अगर वो कहीं उसको रीयूज़ नहीं कर सकते उसके पैकेट को, उसके धागे को, तो सेल भी इम्पैक्ट करती है। तो उस माइन्यूट लेवल की जो रिसर्च करी, वो शायद कोई एक AC कमरे में बैठ के नहीं कर सकता है कि वो किसान वो उसको पॉकेट में मतलब कि जो डालता है कंधे में डाल करके, सब बच्चे समझ पा रहे हो जिन्होंने किसानी को देखा होगा बहुत पास से, कि वो पैकेट कंधे पे डाल के वो छिड़कते हैं उसको, तो वो धागा भी चाहिए उस किसान को वहीं से। फिर सर से मेरी बात हो रही थी इनके मार्केटिंग हेड से कि उसको वो क्या करता है, बाद में उसी से वो गेहूँ पिसवाता था फार्मर, उसके बाद जब फट जाता है तो वो गांव में वो पर्दे वाले जाते हैं, कि उस लेवल तक यूज़ होता है उस पैकेट का। तो जब किसान जो परचेज कर रहा है, तो वो ये भी देख रहा है कि मुझे इसका धागा क्या एक माइनर चीज़ यूज़ करनी है। अच्छा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जो ये चीज़ पॉइंट है। आई थिंक सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको सुनने को लेकर के। मैं इसलिए बोलता हूँ स्क्रैच पे जो काम कर रहे हैं उनसे सुनने में बिल्कुल अलग ही रियलिटी पता लगेगी। आप बिल्कुल इस रूम में आप आई थिंक 10-15 मिनट में किसी को गर्मी का एहसास तो नहीं हुआ होगा।
कि ये हम क्या बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ऑफर भी बड़े मजे की बात है कि ये वही कभी फील कर सकते हैं जिन्होंने खेत पे काम किया होगा। नहीं तो मैं किसी और गेस्ट को लेकर के अगर बैठा हुआ होता वो इतने पसीना पहुंच चुका होता। तो मैंने बड़ा नोटिस किया इस बात को। सर ने एक बार पसीना नहीं पूछा सर का अपना। अरे सर, भाई इसके लिए मैं अलग से तारीफ जाता हूं सर के लिए कि मतलब लग रहा है कि वो फार्मर के पास से निकले हुए लोग हैं। थैंक यू। तो फिर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और जल्दी से अपने थोड़ा सा बात करते हैं उस वेंचर के बारे में, थोड़ा सा इकोनॉमिकल मॉडल पे कि अभी क्या वैल्यूएशन है हमारे कंपनी की जिस पे हम लोग एलजी फर्टिलाइजर की बात काम कर रहे हैं, और कितने समय में ये वैल्यूएशन लेकर के आए हम लोग। सर ये करीब 12 फरवरी 2020 को कंपनी रजिस्टर हुई थी। बिजनेस हमने चालू किया है नवंबर 20 में, और मेजॉरिटी 21 के मिड में जाके, और हमारा 5,000 से कंपनी चालू किया था। इसके अलावा हमने 1 रुपया हमारे पास था भी नहीं। 5,000 रुपए? हाँ, 5,000 रुपए में कंपनी चालू की है, और ना हमारे पास था ना हम लगा सकते थे। तो वही लड़के उससे काम चालू हुआ। अभी रिसेंट में एक बार अक्टूबर दिसंबर 2022 में एक बार वैल्यूएशन हम लोगों ने इनडायरेक्ट वे में कराई थी, तो करीब 27 CR चल रही थी, और अभी करीब 40-50 के बीच में चल रही है। अच्छा, तो इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। एक बहुत बड़ा ऑफर सर को भी जो मिला वो सर खुद बताएंगे अपने मुंह से। मैंने गया तो कितने करोड़ का ऑफर था आपके पास? सर कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का, तो बट बहुत कहते हैं ना कि आपके पास जब पैसा ही नहीं हो और कोई ऐसा अननोन बड़ा सा नंबर आपको सुनने आता है तो आप 2-3 दिन बेड से नहीं उठ पाते हो। हमारे पूरे टीम के साथ सर बैठे हैं यहाँ पे, मुकेश जी, इनके साथ ही वही स्थिति थी, क्या किया जाए। करीब 300 CR का ऑफर था, तो उसमें यह था कि आपको पूरी टीम दे देनी है, पूरी टेक्नोलॉजी दे देनी है। बाउंडेशन ये था कि हम एग्रीकल्चर में फिर कभी काम नहीं करेंगे, तो जब हम एग्रीकल्चर में ना काम करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो वो वाला पॉइंट था। फिर ये भी था दिमाग में कि इतना पैसा बैंक में FD करा देंगे तो उसी इंटरेस्ट से चल जाएगा काम। तो बट हम लोग, क्या वैल्यू थी उस पैसे की? 300 CR के करीब में थी। 300 CR का एक कंपनी ने, आई वाज सरप्राइज, मतलब मुझे वो 5 सेकंड लग गए रियलाइज करने में कि 300 CR की वैल्यूएशन मिलती है, वो भी एक ऐसे बच्चे को, या वैसे मेरे लिए बच्चे इसलिए बोल रहे हैं कि जहाँ से निकल के आया, जो किसान फैमिली से है और जो स्क्रैच पे देख रहा है, और जो कोविड में जो अभी मैं वो जर्नी पूछूंगा अभी आपसे, 2 किलो वाली जर्नी तो उसके बाद में 300 करोड़ की चीज़ मिलना और डिनाई करना, मिलना एक अलग बात है, डिनाई करने में और ताकत चाहिए कि इतनी बड़ी। इसमें हम क्या फिर बोला ना कि एक FD भी कर देंगे तो शायद इनके आगे जनरेशन भी आराम से बैठ जाएंगे। बट वो वहाँ पे कॉल लेना, और उनके मार्केटिंग हेड से मेरी जब बात हुई, उन्होंने बोला एक वर्ड जो मैं बहुत कनेक्ट किया कि सर ये जो काम है ना कंपनी, ये इमोशन होता है, इसको बेच सकते नहीं है, ये बच्चे की तरह पालते हैं इसको। तो वो कनेक्ट मेरा किया, तो मैंने कहा कि नहीं ये बात मुझे समझ में आ रही है, विजन कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगा इस बात को सुन करके। तो सर वो जरा आप उस पर आएंगे जरा, वो वाली जो कहानी जो शुरुआत हुआ कि वो 2 किलो वाला पैकेट और वो कैसे मार्केट स्ट्रेटजी प्लान करी, मतलब वो देखिए यहाँ जब बिजनेस चल रहा बात हो रही है, हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में उसको किस तरीके से मार्केटाइज करते हैं, और जहाँ पर हम एथिकल कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये बड़ा है कि जब कंपनी बड़ी हो रही होती है तो कई बार एथिकल कंप्रोमाइज़ करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर नहीं। पर वो पूरी जर्नी बहुत अच्छे जानना चाहेंगे कि वो क्या जो तरीका था, कहाँ से वो आया और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया इस चीज़ को। देखिए मैम, 2020 की बात है, और जब हम जुलाई में प्रोटोटाइप पहली बार बनाए थे, करीब 2 किलो का डिब्बा था जिसमें सेंसर वेंसर लगा के, जिसमें 5,000 रुपये खर्च किए थे। काऊ डंग हमारे पास अवेलेबल था, और उस सब चीज़ को कलेक्ट करके, क्योंकि घर गांव से हैं तो गोबर तो मिल ही जाता है, और 2-4 चीज़ें मिल गई, 2-4 जगह की मिट्टी मिल गई, वहीं से बायो फर्टिलाइज़र पहली बार बना के 2 किलो हमने बनाया था। 2 किलो में ये हुआ कि सर्टिफिकेशन के लिए भेज दिया, NABL सर्टिफिकेशन के लिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस किस क्वांटिटी में है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीज़ की एनालिसिस कराने के लिए। और बाकी थोड़ा सा पौधा लगा दिया अपने एरिया में, कि गमले में और छोटे से एरिया में, कि पालक लगा लिया, धनिया लगा दिया, कि ग्रोथ चेक करने के लिए क्या ये रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक और वो भी था कि वो ऐसा पॉइंट था ना कि आखिरी अटेम्प्ट था कि पैसा सब खत्म था मेरे पास, 5,000 रुपये तक खत्म हो गया। तो अब ये घर वालों की भी ये पॉइंट थी कि अब ज़्यादा हो गया तुम्हारा, कि अगर होगा तो होगा, वरना कुछ ऑफर्स भी थे जॉब के अच्छे जगह से, तो वो कंटिन्यू कर लेना। वो पॉइंट, अगर पौधा जम जाता तो मैं करता, अगर पौधा नहीं जमता ना तो मैं पक्का जॉब कर रहा होता। वहाँ पे पौधा 3 दिन में धनिया जम गया, 3-4 दिन में पालक जम गया। वो आसपास में इतनी भीड़ होने लगी लोगों की कि हम लोग चारों तरफ से बांस लगा के घिरवाए उसको, कि कुछ अलग चीज़ डेवलप हुई है। सर्टिफिकेशन में आया कि सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं इसमें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, कार्बन है, मैग्नीज है, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी उसमें अवेलेबल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहे हैं।
उसके बाद पब्लिकेशन आया हमारा 15 अक्टूबर 2020 दैनिक जागरण में पैन इंडिया कि कुछ ऐसा डेवलप हुआ है जिससे ये बेनिफिट मिल सकता है। वहाँ से हमारे पास उस समय, जैसे मैंने सर को भी बताया था, 2 किलो फर्टिलाइजर वही टैंक में पड़ा हुआ था। ऑर्डर आ रहा है, हम लोगों ने इतना दिमाग समझ में आ गया था कि मार्केट में डिमांड तो आएगी, प्रेस रिलीज आने वाला है। वो बात हो गई थी 10 तारीख से ही। 10 तारीख से आर्टिकल लिखा जा रहा था। बोला गया था कि आप छिप जाइए थोड़ा, क्योंकि इसलिए छिप जाइए क्योंकि दूसरे न्यूज़ वाले खोज लेंगे आपको, तो आप अभी दबे रहना और आप अपना बैकग्राउंड का होमवर्क कर लो। विक्साइट के बारे में आप लोग जानते हो, एक वेबसाइट उस पर बनती है फ्री में। हम लोगों ने बनाया, हमारे जितने दोस्त हैं उस समय हम लोग सब क्लासमेट ही हैं। मुकेश जी हैं, वरुण भाई बैठे हुए हैं, सब लोग हम लोग एक ही साथ पढ़े हुए हैं कि कॉलेज के। तो एक को लखनऊ का रीजनल हेड बना दिया, एक को कानपुर का बना दिया, एक को गोरखपुर का बना दिया, कहीं का कोई हेड बना हुआ है। हम लोग पूरा टेबल बना के सबका मोबाइल नंबर डाल के वेबसाइट पे होस्ट कर दिया। 15 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से कॉल आई हम लोग के पास। इंडिया के किसी भी कोने का आप उठा लो, विदेश में बांग्लादेश हुआ, अफ्रीका हुआ, हर जगह से कॉल उठा लो, कंटिन्यूअस ऑर्डर्स आए। कोई 5 टन मांग रहा है, कोई 25 टन मांग रहा है, कोई 15 टन मांग रहा है, कोई फैक्ट्री मांग रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, और हमारे पास देने के लिए 2 किलो फर्टिलाइजर था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अब वहाँ पे हमने थोड़ा सा वही कहते हैं ना, बुद्धि लगाया, कुछ मार्केट में एक फ्लोट कराया कि आगे के 2 महीने हम कम्प्लीटली हमारा बुकड है, हमारे पास जितना प्रोडक्शन है कम्प्लीटली बुकड है, मगर हम आपसे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं। और दूसरा ऐसा फैक्टर कि अगर मैं आपको, आप अभी डिमांड कर रहे हो 5 टन, मैं आपको 5 टन दे दूं, आपके यहाँ पे नहीं चला तो आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा, आपका खेत बर्बाद होगा। हम इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 2 किलो ले लीजिए या 1 किलो ले लीजिए और थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, फीडबैक हमको शेयर करिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट सही लगता है तो हम आपको क्वांटिटी में देंगे। हमारे पास इससे क्या मिला कि हमें टाइम मिल गया। कोई 200 रुपया भेजा, कोई 500 रुपया भेजा, कोई 1000 रुपया भेजा, कोई नहीं भेजा। तो उसमें हम लोग क्या किए, छोटी सी टंकी 100 किलो की बनाए, वहाँ से फिर इंडियन पोस्ट से भेजना, रेलवे से भेजना, बस से भेजना। एक केस नहीं सर, वो जानना चाहूँगा, वो केस हम जानना चाहेंगे, थोड़ा हम रेफरेंस भी देंगे उसका। हाँ। कि जो पहला, जैसे मैंने एक चीज़ समझ ली बात करते करते कि मैं क्यों बोलता हूँ कि प्योर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक मैं हैंडल करता हूँ। कि सर ने क्या किया, उस वीकनेस को स्ट्रांग, जो बोलते हैं ना वीकनेस जो हमारी है, उसको सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट बनाया। अब जैसे अभी एक चीज़ बताया ना कि मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे और प्रोडक्शन नहीं था, इसके बाद भी टर्म हमने अपने कोई भी एथिकल कंप्रोमाइज़ नहीं किए। उसी में अभी रिसोर्सेज की एक लैकिंग और थी, जिससे कि एक कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को लीस्ट टाइम पे बिना किसी ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से एक टाइम से पहले पहुंचा दिया और उसका भी क्रेडिट ले लिया। तो इज ए स्मार्ट प्लेयर। प्लीज सर बताएंगे जब कैसे किया था। देखिए 2 बजे में करीब हमारे पास फ़ोन आया कि एटा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कानपुर के आगे, एटा से कि हम आपका फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, हमको चाहिए आपका फर्टिलाइज़र 40 किलो चाहिए। वो हमारे लिए सबसे बड़ा ऑर्डर दिख रहा था, जहाँ 1 किलो 2 किलो भेज रहे थे, वहाँ 40 किलो कोई मांग रहा था। पैसा मिला करीब 2-2.5 हज़ार रुपये हमारे पास फ़ोन पे आ भी गया, पैसा आ गया, सब खुश कि पैसा आ रहा है पहली बार। 40 kg बोरे में बांधे हम लोग। अब प्लान कैसे भेजा जाए। मेरे यहाँ से बस स्टैंड नियरेस्ट कुशीनगर का बस स्टैंड करीब 10-12 किलोमीटर है। ठंड के टाइम का बात है, ये दिसंबर के समय का। तो वहाँ पे हमने बाइक से ले जाके 40 kg फर्टिलाइज़र बस में रखवाया कुशीनगर बस स्टैंड पे। कुशीनगर बस स्टैंड से 80 किलोमीटर दूर गोरखपुर बस स्टैंड है, वहाँ से गोरखपुर की बस में रखा गया। गोरखपुर में हमारा दूसरा बंदा खड़ा था, वो वहाँ से उठा के लखनऊ की बस में रखा। ये सर बैठे हैं मुकेश जी, सुबह 4 बजे लखनऊ बस स्टैंड पे थे, वहाँ से उठा के वो दूसरे बस स्टैंड से ले जाकर दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे एटा की बस में रखा है। 8:30 बजे सुबह एटा में सामान पहुँच गया उसके पास। अब वो कह रहा सर बहुत बढ़िया भेजा है, बहुत कम टाइम में आएगा, इसी तरह भेजा करिएगा। और जिस बंदे को रेफर कर रहे हो, बंदे नहीं थे, वो इनके सब फ्रेंड्स थे जो सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं थे। तो मतलब ये है कि टीम वर्किंग किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है, जो एग्जिस्टिंग है, जो ग्रोथ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि टीम स्पिरिट बना करके काम करना। नहीं तो किसी ने भी अपने, जो भी टीम की मैं बात करते हैं हम लोग सर हमेशा, कि टीम नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आगे हम बात करेंगे इस बारे में भी। तो फिर उसके पहले जो एक चीज़ और ज़रा जानना चाहेंगे कि अभी जैसे मैं जो समझ में आ गया कि फाइनेंस के बारे में बात की, ये फाइनेंस का कितना रोल है, क्योंकि ये सबका एक कॉमन क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर का, कि सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि सर फाइनेंशियल कंसंट्रेट है या पैसे की कमी है, वैसे हम काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं, या यहाँ पे हमारे पास आइडिया नहीं आ रहे हैं, पैसे बहुत सारे हैं, हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रुथ जो कि स्क्रैच पे क्योंकि किया है आपने, 5,000 रुपये से कम में शुरू करी है, आज की पॉकेट मनी से ज़्यादा है बच्चों की।
जो हमें बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, प्लीज। देखिए मेरा जो है, मैं जनरल वर्ड्स तो नहीं बोलूँगा कि ये हर जगह वैलिड होगा, बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये, मैं जितना समझता हूँ कि रूरल बिजनेसेस हुए या सोशल बिजनेसेस हुए या एग्री बेस हुए या जो भी हेल्थ केयर बेसिस हुए, हेल्थ केयर वाला थोड़ा अलग जाता है, बट जितना मैं समझता हूँ 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए अपने बिजनेस में। 30,000 रुपए से 30,000 रुपये से ज़्यादा अपने बिजनेस में कभी मत लगाना आप लोग। इन्वेस्टमेंट के नाम पे 30,000 अपना रुपए से पैसा ऊपर नहीं। 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च होना चाहिए। अच्छा जी। अगर वो खर्च हो रहा है तो ये मान के चलो कि अभी लैक है, अभी आपको और अपने टेक्नोलॉजी को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। अगर आपका टेक्नोलॉजी और आप दोनों स्ट्रांग हो गए तो गवर्नमेंट के इतने अच्छे अच्छे सपोर्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में कि आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेदर इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ यूपी गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ बाईराक, वेदर इट इज़ मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अच्छा खासा फंड आपको तुरंत देने के लिए रेडी हैं। 1 से 1.5 महीने में कंपाइल हो जाता है, जब बस तब के लिए कि जब आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो। और कोई ये नहीं है कि आपको ये लोन के बेसिस में, ये ग्रांट है कम्प्लीटली होते हैं जिसको रिफंड भी नहीं करना होता। आपको बस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स देने होते हैं कि हाँ आपने पैसे सही जगह खर्च किए थे। अच्छा जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि मनी ये कांस्टेंट कभी नहीं है किसी भी आइडिया, अच्छे आइडियाज़ को scale करने लॉयल्टी के। है सर, लॉयल्टी है। जब पैसा आ जाता है ना तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो गाड़ी खरीदने लगते हैं, फ़ोन खरीदने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं, कपड़े खरीदने लगते हैं। तो ये बताइए आपने कैसे मैनेज किया? पैसा आपके पास ही बहुत आया, बहुत फंड आया, तो ये कैसे आपने मैनेज किया अपने लोगों के साथ में? और वो एज थी जहाँ पर पैसा दिखता है तो रुकता नहीं है। जब पैसा नहीं था ट्रैवल करने के लिए तो कैसे ट्रैवल किए क्या क्या बताएं। जब पैसा नहीं था खाने के लिए तो कैसे खाना खाए वो क्या क्या बताए कोई। तो उस समय जब पैसा आता ना, क्योंकि बिजनेस का एक चीज़ याद रखना आप सभी लोग, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में जाता है, ये साइकिल जैसा होता है, साइकिल के पहिए के जैसे। आज टॉप पे हो, लिख के ले लो, 100% कन्फर्म है कल फिर डाउन पे आओगे। अगर डाउन पे आए हो फिर लिख के ले लो, फिर टॉप पे आओगे। ये चलता रहेगा। तो जिस समय पैसा आ जाए ना, ये समझ लेना अभी साइकिल के ऊपर वाले पार्ट पे हो, वो पक्का नीचे आना है। जब आएगा और वो कैसे बचता है, आप रिलेशन कैसा बनाते हो। ओके, तो अच्छा जी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पूछूंगा इस क्वेश्चन को कि एक बहुत अच्छा वो वक्त जहाँ पे पैसा बहुत था और एक वो वाला वक्त जहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं था, वो दोनों को बिल्कुल रेफरेंस की वो क्या चीज़ थी, कैसे हैंडल किया आपने दोनों चीज़ों को? शुरुआत का वक्त हाँ, जब एक भी बिल्कुल। पैसा नहीं था। नहीं, वो कैसे हो कि वो मतलब वो कि कोई ना कोई रेफरेंस चाहते हैं उस पॉइंट को पे। अच्छा, जब कंपनी रजिस्टर किए थे और ऑर्डर, आप 15 लाख रुपये वाला केस उठा लो, ऑर्डर आ रहे थे, आपके पास पैसा नहीं था कि आप दोगे कैसे। जितना मेहनत था वो सब खत्म लग रहा था कि लोग 5 टन मांग रहे हैं। बिजनेस में एक चीज़ ये भी याद रखो, मैं बीच बीच में थोड़ा सा एक रेफरेंस देता रहूँगा उसको, कि क्या होता है ना कि एक्सेसिव डिमांड भी बनाना आपके लिए हार्मफुल होता है। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है अगर, और बहुत अच्छा आपने डिमांड बना लिया, मेरे जैसा कोई प्लेयर आएगा आप ही के अल्टरनेटिव दूसरा प्रोडक्ट बना के निकाल देगा मार्केट में, क्योंकि आपने डिमांड बना रखा है। तो एक्सेसिव डिमांड भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हमने डिमांड बना ली थी मार्केट में, और डिमांड बनाने के बाद हम सप्लाई नहीं दे रहे थे, वो था कि ख़त्म होना था। वहाँ पे पैसा नहीं है तो दोस्त काम आए। जब आपने दूसरा पॉइंट बोला कि जब पैसा है, ये जून की बात है 21 की, हमारे पास सेल बढ़िया चल रही थी, हमारा सेटअप स्ट्रांग हो गया था, हम सीआर के बेसिस में कहीं लाइक कर रहे थे। वहाँ पे भी था कि अब घूमने चलते हैं। वो सब पॉइंट आता है ना सर कि वहाँ मैंने वो फोटोज फॉलो करी हैं आपकी, वो घूमने वाली भी वो कि ये होता है कि साल में एक ट्रिप हम करते हैं, और उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी ट्रिप पे भी जाते हैं ना तो सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए ही जाते हैं। मैं उत्तराखंड गया था लास्ट ईयर, हम लोग जब उसी ट्रिप की बता रहा हूँ, जो जून की बात बता रहा हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मीटिंग थी हम लोग की बिजनेस से रिलेटेड। तो वो मीटिंग करते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अभी हिमाचल में अटके हुए थे इस साल 9 जुलाई को, जहाँ पे बाढ़ लगी थी हिमाचल में, वहाँ पे एप्पल फार्मिंग के ऑर्चिड में अडानी ग्रुप के साथ मीटिंग थी वहाँ पे। तो वो मीटिंग हो भी नहीं पाई, पूरा ऑर्चिड बह गया और हम वहाँ पे अटके हुए थे। एक चीज़ जैसे आपने अडानी का नाम लिया तो ये बहुत कॉमन कंसर्न आता है इन बच्चों का कि ये जो बड़े ग्रुप के साथ में, तो बड़े ग्रुप बड़े इसलिए बोल रहे हैं कि वो रिच ग्रुप हैं, और सब लोग चाहते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर कि उनके साथ अपने नाम को जोड़े और उसको बाद में मार्केटाइज करे। तो ये जुड़ना की कहानी कैसे, कहाँ तक कैसे पहुँचे उस अडानी ग्रुप तक या इन ग्रुप तक? IIT कानपुर। आप हाँ, अब IIT कानपुर से मुझे याद आ गया, मैं रोकूंगा फिर से। IIT कानपुर पहुंचने तक की जर्नी क्या थी, वो कैसे पहुंचे, और बहुत अच्छी थी। मुझे वो याद है जो आपने 2 वर्ड बोले थे, वो मैं आपके मुझसे सुनना फिर चाहूंगा। वो बहुत अच्छी जर्नी थी। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि
मैंने कई बार आईआईटी को रीच किया था, आप भी अगर बिजनेस में हो आप रीच करते होगे, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास मार्केट नहीं है, आपको कोई रिस्पांस नहीं करेगा। सिमिलर हमारे साथ भी था, कोई रिस्पांस नहीं आता था हमारे पास, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आता था, फॉर्म में हमेशा रिजेक्ट हो जाते थे, कंटिन्यूअस होता था। कोई फॉर्म को लेकर हम भरेंगे और पक्का होता था कि 15 दिन बाद मेल आएगा, वी रिग्रेट कि आपको हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। ये चल रहा था। तो कहते हैं ना कि बदले वाला एक पॉजिटिव एनर्जी वाला दिमाग में आ जाता है कि अब इनको दिखाना है, मार्केट बन गया है, हम सामान दे रहे हैं, 2 ही किलो भेज रहे हैं, 5 ही किलो भेज रहे हैं, मगर अब दिखाना है। दिखाने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पास आपके मालूम क्या होता है, ट्विटर होता है। हमने क्या किया कि जो भी फोटोज़ आती थी हमारे पास, उसको आप मेरा ट्विटर हैंडल पुराना खोल के आप देखोगे कि मैं हमेशा आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर बंदोपाध्याय सर हैं उनको टैग करना कंटिन्यूअस कि सर रिस्पांस फ्रॉम दिस ये एरिया में हमने भेजा था, 2 किलो भेजा था, आज इतना किलो का ऑर्डर है, ये ग्रोथ 5वें दिन पे 7वें दिन पे। मतलब मैं पागल कर दिया था। दिन में कम से कम 5 ट्वीट टैग करके करता ही करता था। हर जगह से रिस्पॉन्स आता था, कोई फेक नहीं, सब रियल फोटोज होती थी। मिनिमम 5 पोस्ट करता था। उधर से सर का एक बार रिप्लाई में आया बहुत दिन बाद कि डू यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी कानपुर, डू लेट अस नो। तो वो पॉइंट कि गांव में जब कुछ नहीं था और आईआईटी कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर करोगे, लेबोरेटरीज उनकी कंपेयर करो, तो वो लगा कि मतलब ये कि वो लगन एक होता है कि आप लगे रहिए। हाँ। तो मतलब रिजेक्शन से हमको डरना नहीं है कि वो रिजेक्शन ही इंजॉय करो ना भाई रिजेक्शन का। खोने के लिए क्या है, क्या जा रहा है आपका, कि पैसा जा रहा है, पैसा था ही नहीं, टाइम तो वैसे भी सो के बिता रहे थे। क्या जा रहा है आपका। ठीक है, मतलब वो ईगो को साइड में रख करके काम हो रहा था। ईगो रखना ही क्यों है। हाँ। बहुत गंदी चीज होती है, कभी ना रखना। कि अगर चप्पल पहन के ना, हाफ पैंट पहन के अगर घूम ले रहे हो ना, तो मान के चलो अभी कर रहे हो। और अगर स्ट्रगल है एक दिन में भी, तो मान के चलो अभी ग्रो कर रहे हो। अगर बैठे हुए हो और तुम अब नॉर्मल लाइफ में आ चुके हो, तो मतलब डिक्लाइन है। जिस बेसिस पे आपको, जब तक आप स्ट्रगल करोगे तब तक ग्रो करोगे। ये कोई लाइन नहीं होती है कि स्ट्रगल 20-25 साल तक की होती है या 30 साल तक की होती है। अगर ग्रो करना है तो स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल को एंजॉय कर लो। अरे वही तो सीख रहे हो ना, स्ट्रगल होता ही क्या है भाई, सीखने की चीज़ को स्ट्रगल करते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, अब ये चीज़ है कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा है कि कंपनी का कल्चर कैसा है। जब आपने कंपनी बन गई है, मैंने क्योंकि बहुत ही इसको सिस्टमेटिक ला रहा हूँ, अब कंपनी फॉर्म कर दी, आईटी पहुँच गए, डानी पहुँच गए, अब ये है कि कंपनी का जो कल्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको आप कैसे मेंटेन। की बड़ी टीम है और सब एक ही कॉलेज से आते हैं, और मैं बहुत शायद इस पेन को कि आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बराबर से वो लोग जो आपके साथी हैं, जो आपके पिलर्स हैं, उनको देख भी रहे हैं। तो ये कैसे आप लोग उसको कल्चर को रख के आते हैं कि किसी के अंदर ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। सबका अलग अलग सेक्शन बांट लीजिए आप लोग। हाँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो मेरा वर्किंग एरिया है, मैं उसके अलावा दूसरे के वर्किंग एरिया में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, एक छोटा सा भी दिमाग में पॉइंट आ जाता है ना, उसको तुरंत लड़ाई करना है, लड़ाई कर लो, गाली देना है, गाली दे लो, उसको डिस्कस करके ख़त्म कर लो। अगर वो पॉइंट दिमाग में बैठ गया तो आप शुगर फैक्ट्री अगर कोई गया होगा ना, शुगर फैक्ट्री में चीनी को बनाने के लिए ना उसमें दाना डालना पड़ता है। दाना के ऊपर एक एक लेयर करके चीनी का क्रिस्टल बन जाता है। चीनी को ऐसा नहीं कि चीनी को कोई स्क्रीन से काटा जाता है, उसमें बस दाना डाल दिया जाता है, दाना पे ऑटोमेटिक एक एक लेयर बनता जाता है। वही लेयर आपके दिमाग में बनेगा और कंपनी पक्का टूटेगी। तो ये मतलब कल्चर ये है कि जहाँ पर ओपन टू टॉक टू एवरीवन एंड रिसीव द इनपुट्स फ्रॉम द एनीवन, और रेस्पेक्ट करिए और इंटरफेयर मत करिए। अगर मुकेश जी का वर्टिकल पूरा मार्केटिंग का है, अगर मेरा कोई रेफरेंस भी है ना, तो मैं सीधे बोलता हूँ सर आप देख लीजिए, अगर उनको आपको लेना है तो ले लो, वरना मैं नहीं जानता हूँ। अगर मार्केट से किसी का फ़ोन आ रहा है, भले से मैं वो डील कर सकता हूँ, मैं नहीं रिसीव करूँगा जब तक इनका परमिशन नहीं मिलेगा हमको। तो वो आप बना के रखिए बीच में। तो मतलब कि इस चीज़ को और डिस्क्राइब करें कि मैनेजमेंट स्टाइल आप बोल सकते हैं ये है कि जहाँ पर एक बहुत ही हेल्दी कल्चर है। और हेल्दी कल्चर का मतलब क्या है सर आपके लिए? हेल्दी कल्चर मतलब ये कि आप जब तक काम कर रहे हो तब तक काम कर रहे हो, जब आप आराम से बैठे हो तो आप दोस्त हो, ठीक, और जब काम कर रहे हो तो आप सीधा कंप्लीटली प्रोफेशनल हो। दोनों में बहुत अंतर रखना जरूरी होता है। जब काम है तो सिर्फ काम है, काम के समय हम कुछ नहीं बात करेंगे, काम के बाद जब हम इंजॉय करेंगे तो काम की बात नहीं करेंगे। आप ग्रो करोगे, मतलब फील कर लो काम को, उसके अलावा कुछ और मत सोचो। 50 चीज़ें दिमाग में आती होंगी अभी इस समय, इस एज में, तो या वो देख लो या तो ये देख लो। नहीं, मैं इसीलिए बोला कि आप जिससे भी, क्योंकि उस एज ग्रुप में भी हैं जहाँ पर बहुत डिफरेंस नहीं, 20s की एज में सर अभी हैं,
अच्छे जी की बात करूं, अभी 20s की एज में चल रहे हैं, सभी ग्रुप में चल रहे हैं, और वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी समझ जो है वो आप एकदम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नॉलेज यहाँ पर है। तो फिर भी बताइए कि एक कोई ऐसा इंसिडेंट तो हुआ होगा, क्योंकि मैं भी कंपनी चला रहा हूँ, वहाँ पर को फाउंडर्स होते हैं, कभी एक पॉइंट तो ऐसा आता है जहाँ पर कोई सामने वाला असंतुष्ट हो जाता है, हाँ। तो वो कैसे डील करते हैं उस बात को, या किस तरीके से वो समझ में आता है, क्योंकि अल्टीमेट लॉस कंपनी का होता है उस चीज़ में। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है सर कि आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नहीं, आप बैठिए उनके साथ बैठिए, सबके साथ बैठिए। वो शुरू में नहीं बोलेगा। आपको जिस दिन ये फील हो गया ना कि कुछ पॉइंट आ रहा है, आप उसको अपने अंडर में फिर मत फील कराइए। आप उसको क्लियर करके बात कर लीजिए। उसको कोई प्रॉब्लम होगी या उसको कोई चीज़ बता रहा होगा, जब आप लॉयल रहेंगे ना, तो ये कंफर्म है कि सामने वाले कंपनी के मेंबर को 4 लोग कान भरते हैं। वो उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर आप अपने हर सारे फैक्टर पे लॉयल हैं तो सामने वाले बंदे को आप क्लियर खोल, अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए ना, सादा सा सिंपल सा स्टेटमेंट ही है, बैंक कंपनी का बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, उससे ज़्यादा हम क्या दिखा सकते हैं। अगर आप अपना ये रखते हैं अपने अंदर कि आप अपने कंपनी का बैंक स्टेटमेंट भी कंपनी के साथ मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसके अलावा आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होगा, तो आप आप ग्रो करेंगे। अच्छा, तो अभी एक चीज़ और की सबसे फेवरेट थिंग क्या है कंपनी जो करने में आपको मजा आता है बहुत? सर देखिए, सबसे फेवरेट काम तो लैब का था मेरा। वही करते थे 2 साल से। मेरी को फाउंडर हमको लैब में नहीं घुसने दिए हैं। तो फिर इस बात पर लड़ाई नहीं होती आपकी? होती है, मतलब, बट यही होता है कि वो पोस्ट डॉक्टरेट हैं, रिसर्च उनका ही वर्टिकल है। 95 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, 13 से ज़्यादा बुक्स हैं उनके अंडर में, 5 पेटेंट हैं उनके पास। तो सी इज़ वन अमॉन्ग द जो टॉप करीब 1% की लिस्ट आई थी साइंटिस्ट की, उसमें 10,000 साइंटिस्ट थे, उसमें से करीब 400 मेरी पोजीशन पे थी वर्ल्ड की। वो है, उनको सामने मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो जिसका जो वर्टिकल है वो मुझे भले से फेवरेट काम है मेरा। मैं लैब में आज 2 साल हो गया नहीं गया हूँ कभी अपने लैब में। मेरा फेवरेट काम उसके बाद वो है कि इंटरेक्ट करना और ये कंपनी का मॉडल प्रिपेयर करना। एक्सपर्टीज़ मेरा प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स है। तो प्लांट कैसे चलेगा, उसका ऑपरेशन कैसे होगा, फाइनेंशियल कैसे मैनेजमेंट होगा, कहाँ पर लगाएंगे कि कम पैसा खर्च होगा, ठीक है, कि बायोरिएक्टर महंगा खरीदें कि सस्ता लगा दें, सेंसर खरीद, हाँ, कॉस्टिंग मैनेज करना, कॉस्ट और मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑपरेशन करना। अच्छा, इसके सबसे चैलेंजिंग थिंग क्या है कंपनी की? आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ होगी जहाँ पे मुझे बहुत खुश होते हैं। उसमें चैलेंजिंग चीज़ क्या लगता है कि जहाँ लगता है कंपनी में यहाँ पर मुझको बहुत चैलेंज है इसको मैनेज करना? सर एग्रीकल्चर में ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, अगर फिजिकल प्रोडक्ट में और अभी एग्री में काम कर रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन सबसे बड़ा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड 1900 से जब से फर्टिलाइजर बिक रहा है, वो मार्केट ये क्रेडिट का बिजनेस चलता है। क्रेडिट के बिजनेस में आपको पैसा मार्केट में फ्लोट कराना पड़ता है। आपने सामान दे दिया और जब धान की कटाई होगी ना 140 दिन बाद, तब वो पैसा निकल के आपके पास वापस आएगा। वहाँ पे एक पॉइंट होता है, अगर मान के चलिए आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने हल्ला किया, अपने टीम को बोला, वो गए चिल्लाए उल्लाए जो भी कि पैसा कलेक्ट होके आ गया। अगर वहाँ से पैसा पहले आ गया तो वो मार्केट पूरा ख़राब हो गया। तो वो उसमें भी कई ऐसे फैक्टर्स आते हैं, अगर पानी बरस गया, पूरा खेत खराब, वो पैसा कहाँ से देगा। ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग मतलब वो जो रियल टाइम चैलेंजेस हैं कस्टमर के, वो भी आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। आपको करने पड़ेंगे अगर आपको ग्रो करना है तो। आप, क्योंकि रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के अलावा। आज वो मान के चलिए फ्री में हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम सबसे पहले पूरे इंडिया में कोई भी डिमांड कर दिया, हम फ्री फर्टिलाइजर भेजते हैं। कम से कम 5 बैग तो मिनिमम 5 से 10 बैग, करीब करीब 1 टन, आधा टन के करीब में 500 किलो 700 किलो फर्टिलाइजर मेरे यहाँ से फ्री, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक, इंक्लूडिंग बिलिंग, सब कुछ लेके फ्री उनके घर तक पहुँचता है या नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुँचता है। तो एक बड़ा चीज़ समझ में आया यहाँ पर, अभी भी मैं क्योंकि कुछ आपसे मिला कि किसानों से बात कर रहा था, वो किसान अभी भी बोलते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है ये बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद भी ये क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहाँ पर मैंने खुद बात किया है, रिसर्च किया है आपके इस काम के बारे में, तो फिर भी ये, और उधर आपका अगर मैं रिसर्च देख रहा हूँ, यहाँ पे लोग अप्रोच देख रहा हूँ जहाँ पर आप यहाँ डील कर रहे हैं, तो ये जो कुछ किसान जो ये अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहे, वो अभी भी कह रहे हैं कि यूरिया के साथ काम करेंगे, तो वो कैसे, ये क्यों हो रहा है कि वो अभी वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं वो किसान? सर इसका बहुत अच्छा सा आंसर ये है कि मार्केट को लोगों ने लूटा है बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं था बायो फर्टिलाइजर मैं नया लेके आ रहा हूँ। बायो फर्टिलाइजर पहले से मार्केट में थे, राख भर के बोरे में बेचे गए हैं मार्केट में। ट्रस्ट एकदम खत्म कर दिया गया मार्केट में बायो फर्टिलाइजर के टुवर्ड्स। अच्छा, मैं इस वर्ड को बोलूँ, यही वर्ड मुझको रिसीव हुआ। हाँ। जो आपने वर्ड बोला कि राख भर के बोरे गए हैं, बेचे गए, यही वर्ड हमको रिसीव हुआ उस किसान से। होता है जब आप इस ऐसे वर्टिकल में जा रहे हो ना, उसका सबसे अच्छा तरीका जो हम लोग निकाल के कर रहे हैं या जो सीख के निकाले हैं, वो ये है कि हमको ट्रस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है।
वो इन्वेस्टमेंट टाइम का होता है, वो इन्वेस्टमेंट मनी का होता है, वो इन्वेस्टमेंट रिलेशन का होता है। हम फ्री बैक देते हैं कि आधे खेत में मेरा यूज़ करो, आधे खेत में तुम जैसे कर रहे हो वैसे करो। 3 फैक्टर पे एनालिसिस करो, कितना पैदावार हुआ, कितना लागत हुई, कितनी सिंचाई लगी। अगर तीनों में तुमको सही लगता है तो हमको बताओ, तुम्हारे ही थ्रू उस पूरे एरिया में बेचेंगे, तुमको डीलर बना देंगे, हर बैग के पीछे इतना पैसा मार्जिन देंगे, तुम जितने लोग को लेके आओगे उतना पूरा कट जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन कंपनी से मैं लूँगा आपके कि आपकी कंपनी के आगे होप्स क्या हैं आपके एंड ड्रीम्स क्या हैं कंपनी को लेकर के? कंपनी जब चालू किया था तो कुछ ऐसा ड्रीम नहीं था कि बहुत कुछ करना है, बट हाँ धीरे धीरे ड्रीम बढ़ती जाती हैं। तो पहला एक यूनिट ही बना लेना हमारे लिए सपना था कि एक फैक्ट्री बन जाए हमारे, फिर हुआ कि नहीं एक साउथ इंडिया में भी एक और बन जाए, वहाँ का मार्केट बन रहा है। तो अभी जो समझ करके मॉडल बना करके जो नया ड्रीम बना है लेटेस्ट का, वो ये है कि हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में एक फैक्ट्री हो जाए हमारी। कोलैबोरेशन से डाल रहे हैं वहाँ पे, ताकि मिनिमम कॉस्ट में लॉजिस्टिक मिनिमाइज कर सकें और वहीं पे ऑपरेट हो, वहीं मैन्युफैक्चर हो। तो जो 100 रुपये 50 रुपये पर बोरी पे हमारा बढ़ रहा लॉजिस्टिक का, वो खत्म हो जाए, वो कहीं ना कहीं फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। वेरी नाइस। अच्छा, अभी एक चीज़ और जो अभी समझ में आ रही कि जो यूथ बैठी है सामने आपके, तो ये अभी तक एक तरह के जॉब सीकर बोलते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सिखाएं और इस पर अवेयर करें। अगर कोई बच्चे आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या होना चाहिए, क्या एडवाइस होगी लोगों के लिए? अगर ज्वाइन करना है ना मेरा ऑर्गेनाइजेशन, तो हम डिग्री नहीं देखते हैं। मेरे पास कोई मैं सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए बस। नहीं आता होगा हम सिखा देंगे। इसी कॉलेज की बच्ची हमारे साथ ही ज्वाइन की हुई है अभी। तो ये अभी हमारे यहाँ LCB में अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया। जो काम हमने इसको दिया है वो इसके फ्यूचर के लिए सबसे बढ़िया है। वो ये है कि आप मार्केट रिसर्च मैंने काम इनको प्रोवाइड करा, ऊपर से हमारे जो टीम के काफ़ी सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ इनको एसोसिएट भी कराया हुआ है कि केस स्टडी उठा के ले लो, इफ़को का 1962 का केस स्टडी, वो प्रोडक्ट कैसे चला मार्केट में। अगर वो तुम का ऐसे हर हफ्ते में एक केस स्टडी से इनको पकड़ाते जाएंगे कि उस पर रिपोर्ट बनाओ, उसके साथ डिस्कस करो कि क्या एक बेनिफिट, क्या एक, जैसे इफ़को 1962 का केस स्टडी ये है कि यूरिया को लोग केमिकल के नाम पे विदेशी प्रोडक्ट मानते थे और उसका कोई भी मेंबर जाता था उसको पत्थर मार के भगा देते थे कि कंप्लीट बाइकआउट था यूरिया का मार्केट में। और आज एक्सेप्टेबिलिटी देखिए, वो ये था कि रात के 12 बजे जाते थे लोग, आधे खेत में यूरिया छिड़क देते थे और भाग आते थे और 15 दिन बाद जाके बोर्ड लगा देते थे कि इसमें यूरिया पड़ा हुआ है। तो इतना तक का वैसे केस स्टडी जब आप समझोगे क्या क्या फैक्टर था। जैसे उसका मैं आपको उस दिन से बात कर रहा था नेस्ले मैगी का, हाँ। 2 रुपये बढ़ाने से सिर्फ जब 5, आप याद करोगे कुछ साल पहले की बात है कि 5 रुपये वाली जो छोटी मैगी है वो 7 रुपये में बिकने लगी थी। और रीज़न भी बढ़िया था कि कुछ अच्छा हेल्थ के लिए वो लोग कुछ इंप्रूव कर रहे थे उसमें। 2 रुपये में 45% टोटल सेल डिक्लाइन थी। जहाँ 1000 करोड़ का माल बिकता था उनका महीने का, वो 400 करीब 550 करोड़ के बीच में बिक रहा था। सीधे 450 करोड़ तक का, मतलब 45% का लॉस उसमें। मतलब ये कि ह्यूमन हैबिट जो है उसको बदलने भी एक चैलेंज है हम लोगों के लिए। नहीं, वो तो आप नहीं बदल पाएंगे। हाँ, तो इसलिए क्या है कि फिर हमें अपने कुछ आप अपने आप को इतना कस्टमाइज कर दीजिए कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड में आप घुसिए। आप ट्रेंड के, जैसे हम 1-1 किलो का पैकेट निकालते थे पहले, नहीं चला। वो ये था कि लोग कह रहे थे खेत में डाल रहे हैं, ग्रोथ तो आ रहा, फील नहीं हो रहा, खाद डाल रहे हैं, दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए ये था कि 50 किलो का उनको आदत है, हाथ से डालने की आदत है, तो उसमें हम लोग मूव किए। आपको मार्केट ट्रेंड में आइए, चेंज करेंगे, आप धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो जब ये जो सक्सेसफुल थोड़ा होते हैं, मैं यहाँ से मान रहा हूँ कि आप सक्सेस हो अपने बिजनेस मॉड्यूल में, तो लोगों को थोड़ा आदत होती है पूछने के बारे में कि अभी आप सिंगल हैं? ठीक है सर, उम्र 25 है हमारी। हाँ। अभी 2021 में डिग्री मिली, उम्र 25 है। जैसी ज़िंदगी आप हमारी देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कि मेरा आज कानपुर है, कल लखनऊ था, कल ये रियल बता रहा हूँ, कल लखनऊ था, आज कानपुर हूँ, कल गोरखपुर रहूँगा, फिर कभी बनारस रहूँगा, कभी आपका पैन इंडिया। हर महीने में मिनिमम मेरा 15 से 20 दिन ट्रेवल पर रहता है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे का था जो बच्चे पूछते हैं कि अभी मैं आपके आने के पहले मैं बात कर रहा था कि फैमिली कॉन्स्टेंट, कि अगर ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती जो घर पे बांध रही होती और या पे कोई ऐसी फैमिली खुद की होती या होगी 5-10 साल बाद, ऐसा तो होगा कि नहीं होगा, तब ये कैसे मैनेज कर पाएंगे? तब ये फास्टेस्ट मूवमेंट हो रहा है ना, ये जो एक दिन यहाँ जो होता है खाना दोस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कैसे हो पाएगी? ये कैसे मैनेज करेंगे? तब स्केलिंग कैसे होगी? अभी तो आप हर जगह अवेलेबल हैं, एक दिन यहाँ हुआ। सर देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या तो आपको कि मुझे
मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ में ना जाएं, जितना ना जाएं। मेरा तो अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे घर पे यही रोज़ बवाल होता है कि करना है, मैं कहता हूँ नहीं करना है। तो वो पॉइंट है कि इसी के लिए घर भी ज़्यादा जाना कम कर दिया है। तो जब जाएंगे तो अगर शाम तक सही से मान के चलो, आप दोपहर में पहुँच रहे हो, शाम तक कुछ नहीं होगा। सुबह जब चाय मिलेगी ना, आगे क्या करना है, तो वो क्वेश्चन जब आता ना, लग जाता है कि अब चीज़ें चालू होंगी। तो अच्छा, ये मतलब ये है कि कहीं करोड़पति भी हो, घर में वो सेम जैसा ही है, घर वालों ताने तुमको भी मिलने हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और जो कर रहे हैं उनको भी मिलने हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे आइडेंटिफाई करवा रहे थे। अगर ये मान के चलो, अगर अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि ये नहीं करना है, तो बहुत अच्छा है। अगर करना भी है तो कंपेटेबिलिटी जो कहते हैं उसको, कि वर्टिकल्स कैसे मैच करेंगे। मेरी सिस्टर है, नाड़ी पल्स उनकी कंपनी है, वो प्राइम मिनिस्टर से कम 4-5 बार अवॉर्डेड हैं। तो वो अब उनकी शादी हो रही है, तो उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे समझ में आती है कि अगर आप धंधे में घुस रहे हो ना, बहुत रिस्क है, किसी ऐसे को लेके आओ अपने लाइफ में जो स्टेबल हो। या तो आप रिस्क स्टेबल हो जाओ, उसको धंधा करने दो, या आप धंधा करो तो उसको स्टेबल रखो। गवर्नमेंट को देख लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोई मेंबर देख लो, या कोई फिक्स सोर्स ऑफ अर्निंग हो उसके पास कि मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये महीना तो उसके पॉकेट में आता है। ये बहुत बड़ा इंसाइट दिया आपने कि यहाँ पर भी ये बिल्कुल एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेकर के आना है कि अपने बेटर हाफ को वो है जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो उसके साथ में। हाँ, वो मतलब आप भूखे नहीं मरोगे ना। हम जैसे लोग तो भूखे मर लेते हैं कि आज पैसा है नहीं है। आप इमेजिन करो, मैं इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया में एशियान समिट में एज ए कुछ DST की तरफ से गया हुआ था। मैं बाहर का नॉनवेज नहीं खाता हूँ, वो पूरा फिश ऑयल में खाना बना रहे थे। 5 दिन भूखा रहा था सर, सिर्फ फल खा के। तो ऐसी स्थिति जब आती है ना, आप अपने, हम तो झेल लोगे, आपका सामने वाला थोड़ा नहीं झेलेगा। या तो फिर नहीं लेके आओ सामने वाला। मेरा वो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब ये पर्सनल परसेप्शन, ये पर्सनल परसेप्शन है। अब ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट इंटरव्यू तक हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि क्या है कि तब टफ होता है रिजेक्शन यहाँ वाला। मतलब ये है कि ये वो चीज़ पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जो सक्सेस जब आती है तो बहुत कुछ ले करके भी आती है और बहुत कुछ दे के भी जाती है। तो अभी क्या चीज़ है जो आपसे लेके गई? लेके जाने के लिए उसके पास कुछ ऐसा था नहीं, बट हाँ इतना लेके गए कि जो आराम से कॉलेज में बैठ के हम लोग एंजॉय करते थे पहले, वो चला गया। फ्रेंड सर्किल ख़त्म हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं रह जाती है। आपके पास रात के 1 बजे भी फ़ोन आएगा, आपको प्रॉपरली इंटरटेन करना पड़ेगा। आपके पास सुबह 5 बजे भी फ़ोन आएगा, आपको इंटरटेन करना पड़ेगा। 24 घंटे में कोई भी ऐसा समय होगा आपकी ट्रेन होगी। तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हो तो अच्छा रहे आपके लिए। अच्छा, ठीक है। अब कुछ मिथ की बात करेंगे। अब बताना कि मिथ है कि ट्रूथ है आपको अपने एक्सपीरियंस से। हम कोई बहुत ही आइडियलिस्टिक बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बात वहीं पे कर रहे हैं जब रॉ बात कर रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल स्क्रैच पे काम करते हैं और फार्मर्स से बड़ा तो कोई स्क्रैच ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वो हम लोग बहुत लोग हैं जो डरते हैं कि फार्मर को डील कौन करेगा। तो एक बात में समझ में आ गई, जो फंड कॉन्स्टेंट है। हम लोग कल अपने रिसर्च में बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर जो फार्मर को काम करने में ये है कि उनसे पैसे नहीं लेना। कई बार छोड़ने पड़ जाते हैं या रुकना पड़ जाता है। एक तो जैसे ये चीज़ है। तो ऐसे कुछ और मिथ हैं जो पहला जो आपने जवाब दे दिया कि फंड इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एन स्टार्टअप। नो, टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छा ठीक है। अब नॉलेज ऑफ द, ये जो वोकैब है, कुछ वोकैब हम लोगों ने कॉइन की हुई है। अच्छा। आप सुन रहे होंगे, जैसे आपने, अब तो आईटी में भी हैं, आपने पिच डेक तैयार किए हुए हैं और मुझे पता है कि आईटी के पहले वो तैयार नहीं किए होंगे आपने। वो वाली जो वोकैब्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट वाली और ये वाला फंड कोहरेट, ये कुछ वर्ड्स हैं। हम जो टू टीयर में बच्चे हैं, ये इस वर्ड से इतना डर रहे हैं, तो इनकी कितनी वैल्यू है और क्या ये उस पिच डेक में किस लेवल पे करते होंगे? ये लोग क्या है, ये लोग भी इमेजिन करते हैं कि आईटी में बैठे होंगे ना, तो वहाँ पर इस लेवल में बात होती होगी, इस लैंग्वेज में बात होती होगी। कोई लैंग्वेज नहीं होती है। प्लीज सर कोई उसको लैंग्वेज बताएं नहीं जिससे होती कि ये लोग है। डर खत्म हो लोगों का। हाँ, कोई लैंग्वेज नहीं होती है। सीधा धंधे की बात होती है। पैसा बन रहा है, हाँ कितना बन रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन समझ रहे हैं ना आप लोग, कि कितने का सामान लगा बनाने में, बाकी खर्चा कितना हुआ, गाड़ी में लेबर कॉस्ट कितना खर्चा हुआ, सामान सब चीज़ करने में कितना खर्च हुआ, कितने में बिका, कितना बीच में पैसा बच रहा है, वो परसेंटेज निकाल लो आप। बस उतने की ही मेन बात होती है। उसके अलावा ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है। B2B, B2C ऐसे कई मॉडल्स आते हैं। उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसको बेच रहे हो। डायरेक्टली जाके किसान को बेच रहा हूँ, डायरेक्टली मैं सर को बेच रहा हूँ, कि मैं डायरेक्टली किसी रामा यूनिवर्सिटी को बेच रहा हूँ। रामा यूनिवर्सिटी को मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो B2B मॉडल हो गया। आप अपने बच्चों को, आप अपने मेंबर्स को सप्लाई करोगे। B2C हुआ कि मैं डायरेक्टली आऊँ, मैं स्टूडेंट को सप्लाई कर दूँ जो कंज्यूम कर ले रहा। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। सिंपल सा बस इतना होता है कि आप समझना रटना कुछ नहीं होता। आप करोगे, पैसा दिखना चाहिए और कोई धंधे में नियम नहीं तो होता। मैं इसको और थोड़ा डीप में जाएंगे कि ये जितने भी आपने देखा कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से कुछ कंपनी बनी, हाँ, ठीक है, और उसमें क्या है कि वो एक तरह का एक
कॉर्पोरेट कल्चर चल के आ गया उसमें। वहाँ पर जो वर्डिंग्स आप सुनेंगे, उनके जो मार्केटिंग सुनेंगे, वो ऐसा लगता है कि किसी एक नीश के लिए बनाया गया है। वो कितना सही है? कुछ नहीं सही है भाई, आप छोड़ दो सब चीज़, वो सब चीज़ के बारे में मत सोचो। ये लोग खुद रीच करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप अगर बढ़िया करोगे ना, आपका प्रोडक्ट बढ़िया होगा, मैं अपना मेल खोल के दिखा दूं, ऐसा कोई अच्छा एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको मेल ना भेज रहा हो कि भैया आप एक दिन मीटिंग रख लेते हैं, आप वैल्यूएशन बता दीजिए, हम डिस्कस करके आपको इन्वेस्ट कर देंगे। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, आप बढ़िया करो। बहुत छोटा मार्केट एग्रीटेक का, बहुत छोटा एग्रीकल्चर का या किसी भी स्टार्टअप डोमेन का, मुश्किल से 25-30 जूरी मेंबर हैं इंडिया में, जो ही हर जगह मिलेंगे। मैं यहाँ बैठूंगा, वही जज यहाँ मिलेगा, 10 दिन बाद मैं दूसरे मीटिंग में बैठूंगा, वहाँ पे वही जज मिलेगा। वो कह तुम वहाँ बैठे थे। तो वहाँ पे आप हिंदी बोलो। पहला तो ये मिथ हटा देना कि इंग्लिश बोलना पड़ता है। इंग्लिश नहीं बोलता, मैं नहीं कभी बोलता हूँ प्रेजेंटेशन में कि मुझे नहीं समझ में आती इंग्लिश। मैं गाँव वाला आदमी यार, अंग्रेजी कहाँ जानते हैं ज़्यादा। तो हिंदी समझ में आती है, हिंदी में बिजनेस करो, हिंदी को समझो सही से, बट जो करो उसको जानो, पूरा कंप्लीट जानो। ये नहीं कि हाइपोथेटिकल केस बना के चल रहे हैं कि ये एयर प्रेशर आएगा और कुछ बड़ा क्लासिक वर्ड बीच में डाल दिया, सामने वाला समझ जाए कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्लासिक वर्ड से कुछ नहीं फील होगा। टेक्नोलॉजी जितना भी जान लो, जो भी काम जान लो, उसको कंप्लीट जान लो। गूगल सबके पास है, गूगल कर सकते हो आप लोग। अपने काम को कंप्लीट जानो, उतना सफिशिएंट मतलब बिजनेस क्लासिक होना चाहिए, वोकैबुलरी क्या कैसी भी हो, एक ऑर्डनरी हो ठीक है, लेकिन क्लासिक बिजनेस मॉडल है वो क्लासिक होना चाहिए। रिसर्च आपकी क्लासिक होनी चाहिए, अप टू द लेवल होनी चाहिए। ठीक बोल रहा हूँ? आपको पूरा अपने काम के बारे में जानना होगा। अच्छा जी। अच्छा, अब इसी में और आगे कि इन बच्चों के लिए जो मैं, क्योंकि मैं बहुत करीब से रहता हूँ बच्चों के साथ में और कई बच्चों को रोज़ मिलते भी रहते हैं। सिंपल अगर आज की यूथ की बात करें कि जो स्टार्टअप के बारे में रोज़ सुनती है और एक तरह से चल भी रहा है, त्यौहार बोलते हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं हम लोग तो स्टार्टअप वाला, और इसीलिए ज़रूरत भी पड़ रही है, करना सब चाह रहे हैं, और साथ में फिर भी यही होता है कि बाद में जो कांस्टेंट बनाते हैं, जो बार बार आपसे बोल रहे हैं, और आप सबसे बेस्ट एग्जांपल इनके लिए हैं कि वहाँ से शुरू करके आ रहे हैं जहाँ पे लोग ख़त्म करने की सोच रहे होते हैं कि भाई अब तो ख़त्म हो गया उस कोविड में लड़ना। इन बच्चों के लिए वो क्या अब यहाँ शुरू कर सकते हैं, यहाँ से किस किस सेक्टर में जा सकते हैं? एग्रीकल्चर की बात तो हम कर ही रहे हैं, आप हो वहाँ पर, आपने बता भी दिया। इसके अलावा और क्या है जो आपको दिख रहे हैं, आपके इकोसिस्टम में आते हैं? एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, आईओटी है, एआई है, ड्रोन्स है, और आपका क्या कहते हैं फिनटेक है, ग्रीन टेक है। ऐसे जितने भी वर्टिकल है, ऐसा वर्टिकल बेसिस पे स्टार्टअप नहीं होता है सर। मतलब इन लोगों को उस बेसिस से बताइए कि प्रॉब्लम तुमने आइडेंटिफाई कर दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेन्युइन होना चाहिए। अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट खोज के लाओ कि हाँ यहाँ पे ये जेन्युइन समस्या है, इसको इससे रिलेट करो कि एक गांव है, दो गांव के बीच में नदी बह रही है, रास्ता घूम के जाने का बहुत दूर से है। अगर तुम पुल बना ले रहे हो तो तुम्हारा स्टार्टअप चलेगा, नहीं पुल बन रहा है तो नहीं चलेगा। बहुत जबरदस्ती का प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके घुसाना कि नहीं तुमको इसकी नीड है, वो तुमको लग रहा है कि मुझे तुम्हें नीड है, बट सामने को नीड नहीं होती है। मतलब वो नीड जनरेट करा करके बेचने का नीड बेचना नहीं है। वो अपर क्रीमी मार्केट वाले में वो भी किया जाता है कि वो जब बहुत बड़ा यूनिक प्रोडक्ट होता है, बहुत पैसा वाला मार्केट है, 2% का, उसको हम लोग नीड जनरेट करके बेचते हैं। सेम जैसे हमारा 50 kg का बैग है और 1 किलो का बैग है। 1 किलो का बैग हम अमेजोन पे निकालते हैं, वो अपर क्रीमी मार्केट जो लोग लेना चाहते हैं, और एक हम जैसे लोग जो 12 रुपए किलो पे बेचते हैं। लेकिन परसेंटेज मार्जिन 1 किलो ज़्यादा होता होगा। वो तो सारी चीज़ें वो तो होनी ही है बात, मतलब उसमें तो मिलता ही मिलता है क्योंकि ज़्यादा पैसा बिक रहा है। तो मतलब ये आप क्या है कि मतलब अब उस मार्केट को टैप कर रहे हैं किसान से हट करके भी? अब ये तो आप जो किसानों को सेपरेट टीम बनाई हुई है सर। मुझे नहीं समझ में आता है। मेरा बस वही, मैं शुरुआत में भी जो बोला, जो आपको समझ में आता है, जो बिजनेस मॉडल या जिस कस्टमर बेस को आप समझते हो उसको टारगेट करो। सभी को टारगेट करने घुसोगे तो नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो वैसा टीम बना लो। जैसे को फाउंडर वाला जो टीम होता है कि पानी की बॉटल होती है, आधा पार्ट आपने भरा है तो आधा पार्ट सामने वाले को भरना चाहिए। जैसे आप आपका टेक्नोलॉजी एज एक्सपर्टीज़, आपका फाइनेंस एज एक्सपर्टीज़ है, सामने वाले बंदे का पब्लिक डीलिंग एज एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, मार्केटिंग एज एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। तो जब बाहर से कोई देखे ना, पानी का बॉटल पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। इसके पास ये भी है, टेक्नोलॉजी भी का आदमी है, इसके पास बिजनेस का भी आदमी, इसके पास इसका भी आदमी, दोनों कोई ओवरलैप नहीं करने चाहिए। वो फालतू का लफड़ा क्रिएट मतलब ये हुआ कि को-फाउंडर जब हम लेकर के आए कंपनी में, तो को-फाउंडर अलग अलग एक्सपर्टीज के होने चाहिए। एक एक्सपर्टीज के 2 लोग लाएंगे तो फिर कन्फ्लेक्शंस होंगे, वो होंगे जरूर से। तो लेकिन ये कि कंप्लीट जो पूरी बोतल भरने वाली बात करें या कंप्लीट कैनवस की बात करें, वो तभी होगा जब सारे एक्सपर्टीज होंगी और एक अम्ब्रेला के नीचे होंगी, अलग अलग आने नहीं चाहिए। तो सर अभी बस लास्ट एक 2-3 क्वेश्चन हम और लेंगे आपसे। अब आगे के जो हैं, तो अभी तो आप इंडियन मार्केट में हैं,
अब आगे का कुछ ग्लोबल मार्केट में जाने का भी कुछ सोचा हुआ? हाँ सर, मीन्स चालू हो रहा है अभी, मीन्स कुछ 1 साल बाद देखेंगे अभी, बट अभी प्लानिंग चल रही है उसकी। जैसे अफ्रीकन मार्केट है पूरा, इधर आपका एशियन मार्केट में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वाला पार्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का पूरा बेल्ट एग्रीकल्चर का, ये सब टारगेट हम लोग करेंगे अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे रह गया था। जब आप लोग बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस पर काम करते हैं, तो वो पता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट होगी तो वो, तो जैसे कि अब जो राजस्थान की गर्मी है या जहाँ पर रेतीले जगह पर हैं या ऐसी जगहों पर, तो क्या कुछ ऐसे भी कुछ जियोलॉजिकल कांस्टेंट भी आपके जहाँ पर नहीं जाते हैं आप काम करने के लिए, यहाँ पे नहीं वर्क करते काम हैं? उसके लिए सेपरेट रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि हम नैनो पार्टिकल डेवलप किए हुए हैं, उस पर हम लोग का पेटेंट भी है। वो क्या करता है कि पराली से बनाया हुआ है कार्बन नैनो पार्टिकल, जो थर्मोफिलिक नेचर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रोब्स के साथ मिला के डालिए उसको, तो 78 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा, थर्मोफिलिक नेचर उसको देगा कि 78 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर हीट हो जाती है तो माइक्रोब्स इफेक्टिवली काम करेंगे, मरेंगे नहीं। तो जैसे अगर आप दूध को माइक्रोब से बचाना हो तो आप उबाल देते हैं, हल्का सा हीट हुआ तो माइक्रोब्स मर जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हम झेल रहे थे कि जून में अगर कहीं खाद पड़ रही है वो तो निपटनी है। ऐसा क्यों हो रहा है जो दिसंबर में चल जा रही है जून में नहीं चल पा रही है, या मार्च में चल जा रही है दिसंबर में नहीं चल पा रही है, या फरवरी में नहीं चल पा रही है। वैसे केस के लिए नैनो पार्टिकल्स बनाया, फिर कुछ नोवेल एंजाइम्स भी बनाए। कितने डिग्री तक सर्वाइव कर रहे हैं? 78 78 78 डिग्री 78 डिग्री सेल्सियस तक? 78 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अच्छा, तो नहीं मतलब क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि हमें ऑडियंस के लिए करते हैं कि वो चीज़ों को ध्यान रखें कि अगर इतना है तो सस्टेनेबल मॉडल है, फिर भी आपका 70 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। 78, हाँ ये सबसे सस्टेनेबल है। ये इसमें काफ़ी रिसर्च लगी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा हम लोग का, तब जाके इसको बना। सिमिलर आप जो कहते हैं ना कि अगर किसी भी मार्केट को आप जानना चाह रहे हो, ट्राई करना चाह रहे हो, आपको उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या है वहाँ पे, कस्टमर सेगमेंट कैसा है, पैसा है कि नहीं मार्केट में, क्या रेट पे चलेगा, कौन से प्रोडक्ट चलेंगे। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सॉइल क्वालिटी कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 2-4 महीने काम करने के बाद आप कॉम्बिनेशन रेडी करके लाओगे, सब कुछ बनाओगे तो वो चलेगा वहाँ पे। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऑडियंस से ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पर कि फार्मेसी के बच्चे हैं और एग्री टेक के बच्चे हैं, अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी कोई क्यूरियोसिटी जरूर से होगी उनकी, वो जानना चाहें तो प्लीज़। जैसे आपने भी बात करा कि आपका फर्टिलाइजर का है बिजनेस, वो पहले से एग्जिस्टिंग मार्केट थी सर, उसमें अलग टारगेट कंज्यूमर थे आपके सब का, तो उसमें सर मतलब उसको भी तो आप मार्केट बना सकते हो, उसमें भी तो बिजनेस कर सकते हो। वो गैप आइडेंटिफाई उसमें किया ना। अगर आप उसकी बात करो कि बायो फर्टिलाइजर मार्केट में है, केमिकल फर्टिलाइजर भी मार्केट में है, बायो फर्टिलाइजर इफेक्टिवली काम क्यों नहीं कर रहा है? जहाँ बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हो उसमें साथ में आपको यूरिया देना पड़ रहा है। अगर आप नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हो, 5 टन 1 बीघा में गोबर डालते हो, ठीक, उसके बाद भी आपको हर सिंचाई पे करीब करीब 15-20 किलो यूरिया देना है, ठीक। अगर आप वर्मी कंपोस्ट से फार्मिंग कर रहे हो तो आप उसके बाद में आपको यूरिया डीएपी दोनों मिला के देना है, ठीक। ये क्यों देना पड़ रहा है? ये गैप है ना। अगर हम ऑर्गेनिक खाना चाह रहे हैं या ऑर्गेनिक पे जाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उसमें रीज़न ये पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं है सॉइल में, ह्यूमस कंटेंट खत्म हो चुका है सॉइल का। तो इस सब चीज़ में हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखती है कि देखो यहाँ पे गैप है। बायो फर्टिलाइजर तो है मार्केट में, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है अभी मार्केट में कि हम केमिकल फर्टिलाइजर को कम्पीट कर पाए। तो वो ऐसा सेगमेंट जो ऑर्गेनिक खाना चाह रहा है और कंप्लीट ऑर्गेनिक में जाना चाह रहा है और ख़ास तौर पे यील्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस होगा। दूसरा ऑडियंस हमारा जिसके पास एग्रीकल्चर ज़मीन तो है बट यूरिया और डीएपी को एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पार्ले का आप उठा लो, 1250 रुपये का एक बायो फर्टिलाइजर आता है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं पा रहा है, या मतलब ये वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो वैसे किसान जिनके पास ज़मीन तो है बट वो केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक एग्जिस्टिंग को पैसा से खरीद नहीं पा रहे हैं, वो भी आपके टारगेटेड कस्टमर्स हुए। तीसरा टाइप, अगर मार्केट में डिमांड है, ठीक, फर्टिलाइज़र की, और फर्टिलाइज़र वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है। आप डीएपी की स्कैरिसिटी सुन रहे होगा मार्केट में, डीएपी है ही नहीं, यूरिया आ ही नहीं पा रहा है, वो आपका टारगेटेड ऑडियंस है कि आप उनको दे सकते हो। ऐसे मल्टीपल ऑडियंस आप खोज के निकाल सकते हो कि जिनको अब तुमको टारगेट करना है। अगर एक बार आपने रिसर्च कर लिया है तो आप उसको फॉलो तो करते रहोगे। आपने मार्केट समझ लिया है तो मान लो आपने एजुकेशन का मार्केट समझ लिया है, एजुकेशन में कौन कौन से चीज़ें आपने फॉलो कर रखी हैं, आपको तो समझ में आ रहा ना कि वो सामने वाला कंपनी सोच क्या रहा है। अगर वो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकली, वो क्या सोच रहा था, वो पहले बाइक पे था, हम उसका एक डील भी अगर हमको पता चली इनके साथ मीटिंग करा तो मैं समझ जाऊंगा ना कि भैया ये इलेक्ट्रिक में घुसने वाला है। तो फिर हमको उसका मेंटालिटी पता है, वो हमारे लिए बढ़िया है कि इसमें वर्टिकल खुलने वाला है,
मैं अगर बायो एनर्जी पे अभी काम कर रहा हूँ, मेरा बायो फर्टिलाइजर एक वर्टिकल है छोटा सा जो हम लोग काम गंदा कर रहे हैं, बट नैनो पार्टिकल्स हमने बहुत काम किया है, अलग अलग नैनो पार्टिकल्स हमने बनाए हैं। जैसे हमें पता चला कि अडानी ग्रुप वो कर रहा है बायो सीएनजी का बड़ा, सबसे इंडिया का पहला बायो फैक्ट्री, बायो सीएनजी की यूनिट पड़ रही है बरसाना में, हमारी मीटिंग हुई, हम बायो फर्टिलाइजर का ऑफर किया उनको कि मेरे पास वही है, बायो नैनो पार्टिकल्स हमारे पास सारे पड़े हुए हैं कि तुम बायो सीएनजी जैसे बनाओगे तुमको कैटलिस्ट चाहिए, जहाँ तुम्हारा 10 यूनिट निकल रहा है हम कैटलिस्ट दे देंगे, तुम्हारा 15 यूनिट निकलेगा। और एक मोर रिलेवेंट इसका आंसर तुम्हारे पास ये भी है कि मार्केट में बिजनेस आपने सर्च कर लिया, एक अपने का ना R&D डिपार्टमेंट, ये कभी ख़त्म नहीं होता। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो चलते ही रहनी है, और आपने सर्च कर लिया तो वो है अभी के लिए, और आपको और आगे बढ़ना है, लोगों से एक स्पेस क्रिएट करना है, जो डिस्टेंस बना के रखनी है बाकी लोगों से, कंप्यूटर से। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक कॉम्पिटेंसी है, स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स लेने हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च को कंटिन्यू चलाते रहना है। वो R&D डिपार्टमेंट में हम बात कर रहे थे कि पैसा कहीं डालो R&D में जो पढ़ना चाहिए, और वो आपको अपने बाकी कंप्यूटर से बहुत ही फार अवे रखेगा। तो ये बराबर में है, आपने इस्टेब्लिश कर ली कंपनी तो मार्केट स्टेबल नहीं रहती, आपके पास और भी प्लेयर्स हैं वो आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी कंपनी हो, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे सर कर रहे होंगे, तो उसमें भी R&D डिपार्टमेंट बोला ना है, मतलब कि ये नहीं कि ये बन के खत्म हो गया, ये कोई ये ब्रह्मास्त्र बन गया कि अब कुछ होगा नहीं, सर हमने फिर कॉपी करेंगे लोग, पोस्ट डॉक्टरेट नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हायर किया है, सोच लो उसका पेमेंट कितना होगा, DTO से हायर करके उसको बुलाया है। लेकिन जैसे एक बार फर्म स्टैब्लिश हो जाता है उस पॉइंट ऑफ में करते हैं कि नहीं हम R&D से पैसा काट के दूसरे लॉजिस्टिक्स में डाल दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। सब वो अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमको टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की तुम्हारे लिए वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू है तो तुम पैसा लगाओगे, पैसा तुम बना उतना थोड़ा और मेहनत कर लोगे, 10,000 बन रहा है 12,000 बनाओ, 2,000 उठा के और डाल दो टेक्नोलॉजी में। ये लेकिन लगता है कि अच्छा जी ये वेरी करेगा इंडस्ट्री वाइज भी कि R&D में नीड कितनी कहाँ पर है। R&D सिर्फ ये नहीं कि रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, R&D मतलब आपको बिजनेस रिसर्च भी तो करनी होगी, exactly. आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको नए नए वर्टिकल्स ओपन कराने हैं, आप मार्केटिंग भी करोगे तो उसके लिए भी तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना। कि अभी B2C कर रहे थे, अब हमको B2B करना। B2B करने के लिए अगर मैं अपना इंडिविजुअल बताऊं तो कैसे लाइवलीहुड के ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, प्रदान है, टाटा ट्रस्ट है, EY है, EY कहाँ कहाँ काम करता है, किस FPOs को फंड किया हुआ है, उस FPOs के CEO के नंबर निकालो, उनसे मीटिंग अपॉइंटमेंट सेट कराओ। फिर इधर साउथ इंडिया की बात करोगे तो उड़ीसा में प्रधान काम कर रहा है, प्रधान कैसे काम कर रहा है, इधर देवघर झारखंड में प्रधान काम कर रहा है, उनसे कैसे मीटिंग सेट होगी, उनकी पूरी लिस्ट निकालो, किस किस क्रॉप पे काम करता है, कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से क्रॉप में क्या यील्ड निकल रही है, हम कैसे कम्पिटिट कर सकते हैं। ये सारी रिसर्च का वर्टिकल नहीं है, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको। कोई और क्वेश्चन किसी का है? ठीक है, तो वापस आते हैं, इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अभी क्या एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं आप लोग कानपुर के नियर अबाउट चीज़ों पर? कानपुर में सर अभी हमारे पास 12 आउटलेट हैं। 12 आउटलेट के बाद हम अभी यहाँ पे होमोजेनियस जैसे 4 पार्ट में हमारा मॉडल बटा हुआ रहता है। किसी भी एरिया में टारगेट करते हैं तो पहले सॉइल के एनालिसिस करते हैं, मार्केट डिमांड एनालाइज करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर फ्री में देके ट्रायल कराते हैं। ट्रायल के बाद अगर रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो अलग अलग एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं उस लोकल एरिया में, और उनसे मार्केटिंग कराते हैं, कैंपेनिंग कराते हैं, और उनको ऑनबोर्ड कर लेते हैं एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या करते हैं कि उनको मार्जिन देते हुए, उनको सैलरी देते हुए वहाँ पे मार्केट पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पे मार्केट एनालिसिस होती है कि कितना बन सकता है। फिर वो काम क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में, तीसरे स्टेप में जाता है, वहाँ पे आउटलेट्स खुलते हैं। आउटलेट खुलेंगे, सेल डिमांड, होमोजीनियस डिमांड क्रिएट होगा कि हर महीने मिनिमम इतना माल बिकना चाहिए। जब वो पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 4th पार्ट आता है, वहाँ पे फैक्ट्री डाल देते हैं। वहाँ फैक्ट्री डालेंगे, कोलैबोरेशन में उसी में से किसी बंदे को उठा के लाएंगे जो इंटरेस्टेड है कि भैया नहीं आपके साथ हम काम करना चाहते हैं, इतना पैसा हम लगा सकते हैं। वहाँ फैक्ट्री पड़ेगी, इतने दिन में ROI निकलेगी, इतने में सामान बिकेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, और ये जितने भी यूथ है, मेन हमारा था ऑब्जेक्टिव कि यूथ को वो बात पता लगे और वो आपसे पता लगे, क्योंकि वो आप कर रहे हो, और जो कन्विंसिंग तरीके से आप बताएंगे वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग क्योंकि क्या है कि एक समराइज लेते हैं और केस स्टडी तरह से पढ़ाते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब खुद से बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस करके आते हैं, तो उसका फील और अधिक ही होगा। तो इस डिस्कशन को अभी ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट फोरम में फिर हम लोग किस और जगह पर मिलेंगे। और आई थिंक जो आपने कहा कि 5 साल वाले की बात की जो स्ट्रेटजीज हैं वो प्लान करने के लिए, तो फिर से हम डील करेंगे आपको, और बहुत कुछ और पूछने के लिए होगा, क्योंकि शॉर्ट एपिसोड में हम लोग इतना अधिक नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक तो बात मैंने 1-to-1 करी अच्छा जी से, 2-2 घंटे 10 घंटे बैठा हूँ, मैं इससे अधिक बैठा हूँ, क्योंकि वो कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं लाइव में बात करने पे कि जिनके बारे में बात नहीं कर पाते हैं हम लोग। लेकिन पर्सनली मैं मिला हूँ जितना भी, और आपकी टीम से मिला हूँ, बहुत काम, कूल, कंपोज टीम। इस यूथ में वो जो पैसन दिखा, पैसन के साथ में जो एक मिक्सर है बैलेंस का,
कि वो सक्सेस को सर पे चढ़ के नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या है कि आप 1 लाख की जॉब भी जो कर लेता है ना, वो फिर वो अपनी उस कम्युनिटी को छोड़ देता है। तो जो स्ट्रेंथ है मेन, वो टीम बिल्डिंग है और टीम स्ट्रेंथ आपकी है, तो उसके लिए वो सक्सेसफुल। थैंक यू सर। ठीक है।